क्या ये R वाली जगह से चेन बढ़ रही है? नहीं, R वाले ग्रुप से चेन का कुछ नहीं हो रहा। कहां से बढ़ रही है? जहां पर क्या था? OH था। एटमॉस्फेयर में जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बढ़ जाती है, तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए उनका खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं। TlF3 बन सकता है क्योंकि वो फ्लोरीन की ताकत है कि थेलियम को +3 में रख देगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट से थेलियम रहना तो +1 में चाहता है, लेकिन फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर की वजह से वो थेलियम को +1 से +3 के अंदर भी स्टेबल कर सकता है। BH2+ पे अब दोनों अमोनिया ने अटैक कर दिया। उनकी कंडीशन फुलफिल हो गई कि हमको 2 डब्बे एक ही बोरोन पर चाहिए, क्योंकि हम जो हैं वो H बॉन्डिंग करके बैठे हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला चैनल पर रफ्तार नीट के अंदर। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 4, जो कि हमारा आखिरी लेक्चर है पी ब्लॉक का। इसके बाद आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो खत्म। उसके बाद केमिस्ट्री के बाकी जो पार्ट हैं वो आपको सर लोग पढ़ाएंगे। बाकी के इनऑर्गेनिक में इतना ही था, जो भी चैप्टर्स थे, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। क्योंकि 11th क्लास में पी ब्लॉक में सिर्फ 2 फैमिलीज होती है, तो बोरोन और कार्बन फैमिली हम पढ़ रहे हैं, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, और वो भी आज आपका पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज के लेक्चर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, मैं बता देता हूं, बिकॉज आज के लेक्चर में सिर्फ एक सिलिकॉन्स बचे हैं और रिएक्शन पार्ट बचा है। सिलिकॉन्स बचे हैं और क्या बचा है? रिएक्शन पार्ट बचा है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, रिएक्शन पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। लेकिन फिर भी चलिए, क्योंकि सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। रही बात यूसेस और एप्लीकेशंस की, यूसेस एंड एप्लीकेशंस की, उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज एनसीईआरटी पढ़िएगा यूसेस एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। और हो सके तो यूसेस और एप्लीकेशंस को अलग से नोट्स में लिख लीजिएगा, अलग अलग करके, जिस तरह से मैंने एस ब्लॉक के आपको यूसेस अलग से ला के दे दिए थे। पी ब्लॉक में मैं चाहता हूं आप एनसीईआरटी से खुद पढ़ें और उनके यूसेस और एप्लीकेशंस हैं अपने नोट्स में ऐड कर लें, ठीक है भाई। ज्यादा से ज्यादा कुछ आवर्स लगेंगे, उससे आपको एक फायदा होगा। आप यूसेस और एप्लीकेशन ढूंढने के लिए उस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सिलिकॉन्स, हमने सिलिकेट्स पढ़ लिए थे। सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स में सबसे पहला डिफरेंस यही होता है कि सिलिकेट्स नेचुरली एग्जिस्टिंग थे और सिलिकॉन्स को लेबोरेटरी में बनाया जाता है। सिलिकॉन्स को कहां बनाया जाता है? लेबोरेटरी में बनाया जाता है। जिस तरह से R2CO बोलते हैं हम, जो हम क्या बोलेंगे? RC डबल बॉन्ड O और R, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कीटोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कीटोन। अब ये देखो, हमने पीछे इसके प्रोनाउंसिएशन क्या यूज किया? कीटोन। क्या बोल दिया? कीटोन। ओन बोलना है। उसी से मिलती जुलती स्ट्रक्चर होती है इसकी, R2SiO, उसी से मिलती जुलती कैसी होती है? स्ट्रक्चर होती है, ऐसा ही कुछ होते हैं। इसलिए इसका नाम भी जानबूझ के बेटा बोला गया सिलिकॉन्स। क्या बोला गया इसका नाम? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन तब बोलेंगे जब हम क्या करेंगे? क्या बोलते हैं? पॉलीमर की बात करेंगे। इस एटम का नाम, इस एलिमेंट का नाम कभी सिलिकॉन नहीं होता, ठीक है। SI को सिलिकॉन नहीं बोलते, SI को सिलिकन बोलते हैं। सिलिकॉन, दोनों में फर्क है। सिलिकन एलिमेंट है, सिलिकॉन इस एलिमेंट का पॉलीमर है, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो क्या लिखा मैंने कि इसमें ये होता है बेटा क्या? सिंथेटिक ऑर्गेनोसिलिकन पॉलीमर। यहां सिलिकन आएगा क्योंकि यहां पर लिखा गया है कि इसमें ऑर्गेनिक ग्रुप भी होता है और सिलिकन भी होता है। सिंथेटिक होता है, लेबोरेटरी के अंदर बनता है, सिंथेटिक ऑर्गेनोसिलिकन पॉलीमर, ये हो गया। उसके बाद आज की तारीख में मैं बता देता हूं, हर जगह सिलिकॉन्स यूज हो रहे हैं। कुछ गिने चुने एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, हर जगह सिलिकॉन्स यूज होते हैं। वाटर प्रूफिंग में सिलिकॉन्स यूज होते हैं हर जगह। क्यों? क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक ग्रुप है बेटा। इनमें क्या है? ऑर्गेनिक ग्रुप है, और वही ऑर्गेनिक ग्रुप जो है वो क्या करता है? वाटर प्रूफिंग करता है। तो वाटर प्रूफिंग फैब्रिक्स, वाटर प्रूफ फैब्रिक्स बनाने में जो है, वाटर प्रूफ कपड़े बनाने में सिलिकॉन्स का यूज किया जाता है। ये बिल्कुल छोटा सा यूज है, आप और सुनिए, हर जगह इसका यूज होते हैं, हर जगह। बॉडी के अंदर कोई ड्रग डिलीवर करनी है और वो हर डोज जो है उसकी डेली एक निश्चित मात्रा में जो है सीक्रेट होनी चाहिए, तो बॉडी के अंदर एक चिप इंसर्ट की जाती है। बायोकम्पैटिबल होते हैं, इसलिए बॉडी के अंदर कोई नुकसान नहीं करते, इनर्ट होते हैं केमिकली, इसलिए ड्रग जो है वो चिप के रूप में इंसर्ट कर दी जाती है। उसके अलावा क्या आपने प्लास्टिक सर्जरी नाम सुना है? प्लास्टिक सर्जरी जो है, जिनको हम कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं, प्लास्टिक सर्जरी में भी जो मटेरियल लगाया जाता है वो भी क्या होता है बेटा? सिलिकॉन होता है।
आपने डॉक्टर फिक्सिट नाम सुना होगा, छतों के आपने नाम सुना होगा कि छत टपक रही है तो ये मिलाइए। क्यों? क्योंकि वाटर प्रूफिंग करने के लिए ये काम आता है, सीलेंट के रूप में काम आता है। आपने देखा होगा कि घर में जब शीशा लगाते हैं, है ना, किसी खिड़की में कोई कांच लगाते हैं, शीशा लगाते हैं, तो वो एक गन जैसा कुछ होता है उनके पास, और उसमें से वो एक ब्लैक ब्लैक सा रबड़ जैसा सब्सटेंस निकालते हैं, जो बाद में सूखने के बाद बिल्कुल क्या बोलते हैं, लचीले रबड़ की तरह हो जाता है। वो भी सिलिकॉन है। आप उस पर पढ़िएगा कभी, उस पर लिखा होता है सिलिकॉन। बहुत सारे यूज हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में ले लो, हर जगह, है ना, हर जगह आजकल सिलिकॉन यूज हो रहा है, हर जगह आपको दिखेगा। तो यूसेज और एप्लीकेशन के हिसाब से तो सिलिकॉन्स बहुत ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसकी खास प्रॉपर्टी होती है जो इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आपने किचन वेयर्स अंदर देखे होंगे, आजकल आपने देखे होंगे कि किचन में जो नॉन स्टिक जो आपने बर्तन होते हैं, नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, उनमें आप बहुत हाई टेम्परेचर पे भी आपने देखा होगा एक रबर जैसा चम्मच, रबर जैसा स्पैचुला, और ये सारी चीजें होती है। लेकिन आपको दिखेंगे वो रबर जैसे, लेकिन वो आप गर्म से गर्म सब्सटेंस में भी अगर उसको यूज कर रहे हो तो वो केमिकली भी इनर्ट है। दूसरा, वो जलते भी नहीं है, मतलब हाई टेम्परेचर पर वो एग्जिस्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब आप मान के चलिए कि आप सब्जी पका रहे हो और उतने हाई टेम्परेचर पर भी आप उस रबर जैसे दिखने वाले चम्मच से उसको हिला रहे हो, लेकिन वो चम्मच का कुछ नहीं बिगड़ रहा, क्योंकि वो किसका बना हुआ है? सिलिकॉन का बना हुआ है। दिखता रबर जैसा है लेकिन नहीं। दूसरा, पानी के साथ इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई जाग नहीं देते, क्योंकि रिएक्शन नहीं करते। एंटी फॉर्मिंग होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि इन इन ये जो है, इनके अंदर जो भी सब सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गेनिक ग्रुप है, इनके बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड नहीं टूटते हैं, और ये किसी चार्ज स्पीसीज में नहीं टूटते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स में नहीं टूटेंगे। और जब तक चार्ज नहीं बनेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। यही रीजन है कि जो इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर होते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि उनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, तो लिखा होता है हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इसकी। फिजिक्स में इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हो आप कि इंसुलेटर्स का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो ज्यादा हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इसकी, है ना, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। गुड सीलेंट होते हैं, यूज्ड एज ग्रीस होते हैं। सीलेंट जो है मैंने बताया भी कि अच्छे तरह से सील कर सकते हैं ये चीजों को, है ना। और ग्रीस जो आपने नाम सुना होगा, जो बेयरिंग्स वगैरह में ग्रीस डलता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो जो ग्रीस होता है लुब्रिकेशन के काम आता है, वो ग्रीस भी सिलिकॉन होता है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट रूप हो सकते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, यूसेस। अब कहां पर यूज करें उस हिसाब से इसकी फिजिकल अपीयरेंस दिखने में हो सकती है अलग हो। कहीं पर आपको ये लिक्विड जैसा हो दिख रहा होगा, कहीं पर थोड़ा सा सेमी सॉलिड पेस्ट जैसा नजर आएगा, कहीं पर और किसी फिजिकल फॉर्म में नजर आएगा, लेकिन वो होते सारे ही क्या है? सिलिकॉन्स होते हैं। होते क्या है? सारे सिलिकॉन्स होते हैं। वो जो फिजिकल दिखने में फिजिकल अपीयरेंस इनकी अलग होती है, वो डिपेंड करती है कि किस टाइप का ये सिलिकॉन है और कितने चेन की पॉलीमर है, कितना मास का पॉलीमर है, कितने मास का पॉलीमर है, दैट मींस कितना हैवी पॉलीमर है, कितने ज्यादा यूनिट से बना हुआ है। ये सब उस पर, उसकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है, और इतना हमारे सिलेबस में है नहीं। चलिए, सिलिकॉन के इंट्रोडक्शन के बाद ये जो मैं लिख रहा हूं, ये लिखे हुए हैं, ये यूसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। बायोकंपैटिबल होता है, इसीलिए बोला था कि प्लास्टिक सर्जरी में यूज होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरी होता है। और एक और ऐड कर लेना, वाटर प्रूफिंग ऑफ क्लोथ्स में भी काम आता है। ये कुछ यूसेस हो गए। अब आते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका प्रिपरेशन है, बिकॉज ये सिंथेटिक है तो लेबोरेटरी के अंदर बनाए जाते हैं, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पहले हम ये पढ़ लें कि इसकी प्रिपरेशन कैसी होगी, है ना। सिलिकेट्स की प्रिपरेशन हमने नहीं पढ़ी, क्योंकि नेचर में मिलते हैं तो हमको प्रिपरेशन से लेना देना नहीं था। तो हमने नेचर में मिलने वाले सिलिकेट्स के टाइप्स देखे, ऑर्थो, पेरा वगैरह वो सब देखे। यहां पर क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर बना रहे हैं तो यूसेज नाम की चीज थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, सबसे पहले इसके अंदर स्टेप आती है, और वो क्या स्टेप है कि यहां पर ये थोड़ा सा गड़बड़े, रुक जाओ, इसको सही करने दो। हाँ जी, एल्किल हैलाइड की
या एल्किल क्लोराइड बोल दो, क्योंकि यहां पर हैलाइड में क्लोरीन ही लिया हुआ है। एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन सिलिकॉन के साथ करवाई जाती है। फर्स्ट स्टेप में एल्किल क्लोराइड की सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, जो करवाई जाती है कॉपर की प्रेजेंस में और 573 केल्विन के साथ। आपको याद नहीं करना है ये सब, है ना, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, ताकि दिखने में अच्छा दिखे। RCl और SI की रिएक्शन करवाई तो क्या होगा बेटा कि यहां पर बन जाएगा दो तरह की, जैसे मतलब यहां पर मान लीजिए बन गया सिलिकॉन, बन गया सिलिकॉन के साथ यहां पर क्या आ गया, सिलिकॉन आ गया, सिलिकॉन आ गया इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहां पर बन गया क्या, R, एक ग्रुप यहां लग गया, एक R ग्रुप यहां लग गया, एक Cl यहां लग गया और एक Cl यहां लग गया। कितनी वैलेंसी होती है सिलिकॉन की, 4 होती है, ठीक है। कार्बन की फैमिली का है 4 है तो अपन ने 4 बना ली। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, R2SiCl2, क्या बोल देंगे इसको, R2SiCl2। इसके अलावा, इसके अलावा इस रिएक्शन से जो बन सकता है वो R3SiCl भी बन सकता है, क्योंकि 3 और 1 ये भी 4 हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 जगह ऑर्गेनिक ग्रुप हो, एक जगह क्लोरीन रह जाए। ऐसा भी हो सकता है कि RSiCl3 भी बन सकता है ना, RSiCl3 भी बन सकता है, और ये भी बन सकता है कि R4Si भी बन सकता है। सब जगह जो है वो क्या लग जाए, एल्किल ग्रुप लग जाए, R4Si भी बन सकता है, R4Si भी बन सकता है। हालांकि ये बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में बनता है, ये जो बनता है ये बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में बनता है, लेकिन इस तरह की यूनिट्स आपको बनती हुई दिखेंगी, ठीक है। इनको बोलते हैं सिलेन्स, क्या बोलते हैं इसको, सिलेन्स। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, डाइक्लोरोसिलेन्स, मोनोक्लोरोसिलेन्स, है ना, और ट्राइक्लोरोसिलेन, ये सिलेन है, ठीक है, इनको बोलते हैं सिलेन्स। अब सिलेन को उठा के लाएंगे, एनसीईआरटी ने इसको लेके आगे बढ़ाया हुआ है प्रोसेस। यहां से आप ये और ये भी उठा सकते हो, है ना, ये और ये भी उठा सकते हो, बट एनसीईआरटी ने आगे हमको सिर्फ और सिर्फ लीनियर चेन सिलिकॉन का प्रिपरेशन सिखा रखा है। तो मैं भी इनमें से सिर्फ R2SiCl2 उठा के लाता हूं, और R2SiCl2 को उठाकर मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर क्या होगा। यहां पर ये रहा R, ये रहा Cl, ये रहा सॉरी ये रहा Si, ये रहा Cl, ये R, ये R, इस तरह से लिखोगे। हाइड्रोलिसिस है तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी आएगा, पानी टूट कर रिएक्शन करेगा। तो बेटा पानी किस तरह से रिएक्शन करेगा, तो पानी देगा HOH, पानी किस तरह से टूटेगा, HOH की फॉर्म में टूटेगा। तो हमने ले लिया यहाँ पे ऐसे वाला, और ये HCl जो है यहां से रिमूव हो गया। HCl रिमूव करने के बाद हमने लिख दिया -2HCl। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये सिलिकॉन है, जहां जहां क्लोरीन था वहां वहां क्या लगा दोगे, OH लगा दोगे, जहां जहां क्लोरीन था वहां क्या लगा दोगे, OH लगा दोगे, और ये 2 R ग्रुप तो हो गया। इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिलेक्सोनोल, मतलब इसको क्या नाम होगा, इसका ओल आ रहा है, इसका क्या नाम आ रहा है, ओल आ रहा है, तो इसका सिलेक्सेनोल नाम हो जाएगा। ये सिलेन है ना, सॉरी सिलेक्सेनोल नहीं होगा, ये सिलेनोल होगा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, सिलेनोल। ये सिलेन था, ये सिलेनोल होगा, सिलेक्सेनोल नहीं होगा, ये सिलेन था, ये सिलेनोल होगा। ओल इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें OH ग्रुप आ गया, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया था, सही नाम इसका होगा सिलेनोल, इसको बोलेंगे सिलेनोल, है ना। तो अब सिलेनोल को हम आगे लेके चलेंगे। सिलेनोल को क्या, ऐसी जब खूब सारे सिलेनोल बन जाएंगे, हाइड्रोलिसिस होता रहेगा, ऐसी खूब सारी यूनिट्स होगी जिनका हाइड्रोलिसिस होता रहेगा और सिलेनोल बनते रहेंगे। सिलेनोल से हम आगे क्या करेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे। सिलेनोल से हम आगे क्या करेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे, ये रहा आपका सिलिकॉन, और यहां क्या जुड़ा हुआ है, R, यहां क्या जुड़ा हुआ है, R, ये रहा O, ये रहा H, और ये रहा O, ये रहा H। उसके बाद ऐसी खूब सारी यूनिट, पॉलीमराइजेशन का मतलब है बहुत सारे सिलेनोल की यूनिट्स को आपस में जोड़ना, बहुत सारी सिलेनोल यूनिट्स को आपस में जोड़ना। तो यहां पर फिर से क्या किया हमने, ये रहा आपका O, ये रहा H, ये रहा O, ये रहा Si, ये R, एक यूनिट और दिखा दी मैंने आपको, ये रहा R, ये रहा O, ये H। इस तरह से ये यूनिट्स जो है आपस में जोड़ते जाएंगे। फाइनली हमारे पास क्या आएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, -H2O निकल जाएगा। तो रिजल्ट हमारे सामने क्या आएगा, रिजल्ट आएगा हमारे सामने कुछ इस तरह से। रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे कि ये रहा आपका Si, ये रहा R, ये रहा R, ये रहा O, ये रहा Si, ये रहा R, ये रहा R, और ये रहा O, और इस तरह से ये चीजें चलती जाएगी।
इसको बोलते हैं सिलिकॉन। इसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन। और क्योंकि ये एक लीनियर चेन की तरह डेवलप हो रहा है तो इसका नाम हो जाएगा लीनियर चेन सिलिकॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा? लीनियर चेन सिलिकॉन। इसका क्या नाम हो जाएगा? लीनियर चेन सिलिकॉन हो जाएगा। ये आपका लीनियर चेन सिलिकॉन बन गया। अब जरा दिमाग लगाओ कि ये चेन कहां कहां से बढ़ रही है। दिमाग लगाओ कि ये चेन कहां कहां से बढ़ रही है। जहां जहां पे क्लोरीन था। स्टार्ट से चलते हैं, अच्छा इस पीछे से चलते हैं। ये चेन कहां कहां से बढ़ रही है? जहां पे क्या था? OH था। जहां पे क्या था बेटा? OH था। क्या ये R वाली जगह से चेन बढ़ रही है? नहीं, R वाले ग्रुप से चेन का कुछ नहीं हो रहा। कहां से बढ़ रही है? जहां पर क्या था? OH था। और जहां पर OH था उस जमाने में कहां, उस पर क्या था पहले? OH कहां लगा था? जहां पर Cl था। OH कहां पर लगा था? जहां पर Cl था। तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि लीनियर चैन सिलिकॉन जो है वो दो जगह से इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि उसमें दो क्लोरीन थे। क्योंकि उसमें क्या थे? दो क्लोरीन थे। तो इसीलिए ये वाला जब सिलेन हम उठाते हैं, जब ये वाला सिलेन हम उठाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है लीनियर चेन सिलिकॉन। क्या बनता है? लीनियर चेन सिलिकॉन। क्योंकि दो क्लोरीन है, दो OH बनेंगे। दो OH बनेंगे तो दो जगह से एक्सपैंड होगी, इधर और इधर दोनों जगह से एक चेन की तरह डेवलप होता जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस चेन को मैं इधर भी बढ़ाना चाहता हूं, अगर मैं कहूं कि इस वाले चेन को मैं ऊपर की तरफ भी बढ़ाना चाहता हूं, मतलब ये 1D है। चेन क्या होता है बेटा? 1D होता है। अब मैं एक प्लेन में और बढ़ाना चाहता हूं, 2D बनाना चाहता हूं, मतलब इधर तो बढ़ ही रहा है लेकिन इधर भी साथ के साथ बढ़ा रहा हूं, मतलब ऐसे इंक्रीज करना चाहता हूं। मतलब यहां से एक साइट और खोलना चाहता हूं। एक साइट और खोलूं उसके लिए यहां पर एक R नहीं होना चाहिए, और एक R नहीं होना चाहिए उसके लिए यहां पर एक OH होना चाहिए, तब पॉलीमराइजेशन हो स्टार्ट हो जाएगा इस वाले पर भी। और एक OH हो उसके लिए यहां पर सबसे पहले Cl होना चाहिए। R नहीं, सॉरी, क्या होना चाहिए? Cl होना चाहिए। यानी दो Cl वाला ऐसे बढ़ रहा है। अगर एक Cl और ले लोगे, एक Cl और ले लोगे तो एक ही जगह पर R बचेगा, यहां पर Cl होगा तो ये वाली चेन इधर से भी बढ़ना स्टार्ट करेगी। इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। जरा देख के बताओ कि मुझे अगर क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बनाना है बेटा तो इसमें से कौन सी सिलेन उठाऊं? इसमें से कौन सी सिलेन उठाऊं कि क्रॉस लिंकिंग हो जाए? दो वाले से क्रॉस लिंकिंग नहीं हो रही है, वो लीनियर चेन बन रहा है। क्रॉस लिंकिंग के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा साइट खोलनी पड़ेगी, दैट मीन्स मुझे एक एक्स्ट्रा क्लोरीन चाहिए। तो मैं ये वाली यूनिट उठाऊंगा जिसमें क्रॉस लिंकिंग पॉसिबल होगी। बना के बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि लीनियर चेन से चीजें समझ आ गई। तो क्रॉस लिंकिंग क्या होगी? तो क्रॉस लिंकिंग इधर भी खुल जाएगा, एक साइट और खुल जाएगा। अच्छा चलिए, अब मान लीजिए क्रॉस लिंकिंग आपको समझ आ गया कि 3 क्लोरीन वाला क्रॉस लिंकिंग करेगा, ठीक है। अब वापस से इस लीनियर चेन पर आते हैं। सोचो अगर ये लीनियर चेन सिलिकॉन चल रहा है और अचानक से अब आपको इस चेन को रोकना है। अचानक से आप क्या करोगे? इस चेन को रोकना चाहते हो, ठीक है। चेन को रोकने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? बताओ, चेन कौन से ग्रुप से रुकती है? R वाले ग्रुप पर चेन नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब R वाले ग्रुप से चेन रुकती है। मतलब कि एक ऐसी यूनिट में मिलाऊं, इसमें अब मैं क्या करूंगा? मुझे मान लीजिए पॉलीमराइजेशन प्रोसेस चल रहा है और अब मुझे जो है चेन को रोकना है, मतलब चेन को रोकना मतलब अब पॉलीमराइजेशन को रोकना है। तो मैं क्या करूंगा? बाहर से कुछ ऐसी यूनिट्स मिलाता जाऊंगा, बाहर से कुछ ऐसी यूनिट्स मिलाऊंगा जो इसका चेन का ग्रोथ रोक दे। और चेन का ग्रोथ रोकने का मतलब है कि इस चेन के इस तरफ भी R वाला ग्रुप आ जाए और चेन के उस तरफ भी R वाला ग्रुप आ जाए, ठीक है। तो मेरे को जरूरत पड़ेगी किस तरह के सब्सटेंस की? जरा देखो, आप सोचो, इस चेन से अगर मैं यहां पर जोड़ूं, अगर इस चेन को मैं रोकना चाहता हूं तो यहां पर सिलिकॉन होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन से तो सिलिकॉन ही जुड़ेगा। और इधर क्या होना चाहिए? R होना चाहिए। इधर क्या होना चाहिए? R होना चाहिए। और इधर भी क्या होना चाहिए? R। अब ये लॉक कर दी, इसने क्या कर दी? लॉक कर दी। तो कितने R वाला आपका चेन ब्लॉकिंग एजेंट हो जाएगा? 3 R वाला चेन ब्लॉकिंग एजेंट हो जाएगा और एक जगह से वो जाके जुड़ेगा। तो याद रखिएगा, ये जो 3 R वाला दिख रहा है ये क्या करेगा?
जब आप ऐसी यूनिट्स मिलाना स्टार्ट करोगे, जब आप इसमें ऐसी यूनिट, प्रोसेस के अंदर ऐसी यूनिट डालना स्टार्ट करोगे, तो इसका जो क्या होगा, इसका सिर्फ एक जगह से हाइड्रोलिसिस होगा, तो एक OH लगेगा। वो एक OH वाली साइट से, एक OH वाली साइट से जाके यहां पर पॉलीमराइजेशन करेगा, तो एक साइट से जाके जुड़ गया, लेकिन खुद की 3 साइट तो बंद है, मतलब अब वो लॉक का काम कर गया। अब इधर अगर ऐसा जुड़ गया तो उधर भी ऐसा जुड़ जाएगा, क्योंकि आप ऊपर से यही वाली यूनिट मिलाना स्टार्ट कर रहे हो, ऊपर से यही वाली यूनिट जो है वो मिलाना स्टार्ट कर रहे हो। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये वाला, ये अगर इसको बोलें, इसको अगर बोलें तो इसको क्या बोलेंगे, R3SI, R3SiCl लिया होगा आपने, R3SiCl लिया होगा, वो एक क्लोरीन एक OH बना होगा, और एक OH मतलब एक साइट से जाके यहां जुड़ गया होगा और बाकी 3 साइट ने ब्लॉक कर दिया होगा। तो बताओ चेन ब्लॉकिंग एजेंट किसको बोलेंगे जब ऑर्गेनिक ग्रुप कितने हो भैया, चेन ब्लॉकिंग एजेंट किसको बोलेंगे जब ऑर्गेनिक ग्रुप कितने होते हैं, 3। तो यहां से हमारे पास सीधा सीधा जुगाड़ निकल के आ गया। ठीक है, अब आपने इतना कुछ सीखा, जरूरत ही नहीं है ये सब पढ़ने की, आप सीधा बोल दो जुगाड़ क्या कहता है भाई, जुगाड़ क्या कहता है, जुगाड़ ये कहता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप और यहां पर आ जाएगा टाइप ऑफ सिलिकॉन, टाइप लिख दो या फिर यूज लिख दो, टाइप लिख दो या फिर यूज लिख दो, तो 2 चीजें हमारे सामने निकल के आ जाएगी, इधर से इधर। देखो अगर यहां पर ऑर्गेनिक ग्रुप 1 है, अगर ऑर्गेनिक ग्रुप 1 है, R 1 है, 2 है और 3 है, जब R 1 होगा तो 3 Cl होंगे, जब 1 R होगा तो 3 Cl होंगे, जब 1 R होगा तो 3 Cl होंगे, और 3 Cl होंगे तो नाम होगा क्रॉस लिंक्ड। क्या होगा, क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बनेगा। जब 2 होंगे R तो 2 क्लोरीन होंगे, और 2 क्लोरीन होंगे तो ये तो बताया ही है लीनियर चेन, ये क्या बनेगा आपका, लीनियर चेन बनेगा। जब 3 R होंगे तो 1 क्लोरीन होगा, है ना, जब 3 R होंगे तो 1 क्लोरीन होगा, और वो कहलाएगा चेन ब्लॉकिंग एजेंट। क्या होगा ये, चेन ब्लॉकिंग एजेंट, इसको कहेंगे अपन चेन ब्लॉकिंग एजेंट, ये चेन ब्लॉकिंग एजेंट कहलाएगा भैया। यहां तक चीजें क्लियर हैं? तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या ये चेन ब्लॉकिंग एजेंट है, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा घुस जाता है कि जितना R होगा उतनी साइट जो है वो ब्लॉक करने में आसानी होगी। तो बताओ R4SI को, R4SI को चेन ब्लॉकिंग एजेंट बोल दोगे क्या, R4SI को चेन ब्लॉकिंग एजेंट बोल दोगे क्या? दिमाग में बहुत लोगों के आ रहा होगा, बहुत बच्चों के आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक ग्रुप जितने ज्यादा हो गए उतना ही जल्दी ब्लॉक करेगा। बेटा बात ठीक है, लेकिन चेन को ब्लॉक करने के लिए एक साइट तो ओपन चाहिए। किसी चेन को रोकना है तो जाकर उस चेन से जुड़ना पड़ेगा, तो एक सिरा तो ऐसा चाहिए, एक टर्मिनल तो ऐसा चाहिए जहां से वो जुड़ सके। इसमें कोई भी टर्मिनल ऐसा नहीं है जिससे वो जाके चेन से जुड़ेगा, तो ये चेन ब्लॉकिंग एजेंट नहीं होता है, ये चेन ब्लॉकिंग एजेंट नहीं होता है। सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि इसको चेन ब्लॉकिंग एजेंट बोल देते हैं, ये चेन ब्लॉकिंग एजेंट नहीं है बेटा, ध्यान रख लेना। तो बाकी जुगाड़ से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, और सिलिकॉन की प्रिपरेशन से जो सवाल आता है वो इस डब्बे में से ही आएगा, चिंता नहीं करें। जिस तरह के सवाल मैं यहां पर लेके आया हूं उसी तरह के सवाल यहां पर आपको करने हैं। इन सवालों में देख लेते हैं क्या होगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, इतनी सारी सिलेंस दी हुई है, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल है ये, है ना, स्टार्टिंग मटेरियल है, तो हम R भी बोल सकते हैं, Me भी बोल सकते हैं और PH भी बोल सकते हैं। ये तीनों एक ही बात है, ये तीनों एक ही बात है, तीनों को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है और कुछ नहीं। जरा देख के बताओ, ये Me2Si2SiCl2 है, ठीक है, Me2Si Cl2 है, ये MeSiCl3 है ना, SI ऐसा आएगा, इसको सही कर लेते हैं, SI ऐसा आएगा, और ये PH3SiCl है, ठीक है भाई, और ये है PHSi3, कुछ नहीं होता, इसको सही करो, PHSiCl3 है, PHSiCl3 है, Me3SiCl3 भी कुछ नहीं होता, तो ये होगा मेरे ख्याल से MESiCl3 कर दो इसको, ये लो MESiCl3 हो जाएगा। बाकी सब परफेक्ट है, थोड़े करेक्शन थे वो मैंने कर दिए। अब आप सवाल करो। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द अबव इज आर यूज टू गेट क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। बेटा क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन का मतलब क्या हो गया? क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन का मतलब हो गया 3 क्लोरीन एक आर वाला है ना, या तो 1 आर या तो क्या है 1 एल्किल ग्रुप, 1 ऑर्गेनिक ग्रुप, या तो 1 ऑर्गेनिक ग्रुप ढूंढ लो या 3 क्लोरीन ढूंढ लो, एक ही बात है। ज्यादा आसान है 1 ऑर्गेनिक ग्रुप ढूंढना। 1 ऑर्गेनिक ग्रुप इसमें नहीं है, इसमें एक ऑर्गेनिक ग्रुप है। पहला तो यही हो गया कि सेकंड तो होगा, उसके बाद ये नहीं होगा, उसके बाद PH2SiCl2 नहीं होगा। एक बार फिर से ऑर्गेनिक ग्रुप यहां आया है, यही हो, ये तो सेम ही हो गया है। चलो कोई नहीं, सेम हो गया तो वो करेक्शन के चक्कर में हो गया, वापस लिख लेता हूं, कोई बात नहीं। और उसके बाद PHSiCl3, पीएच एक ऑर्गेनिक ग्रुप, पीएच मतलब जो है फिनाइल है, तो एक OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप सॉरी एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, तो ये भी आपका 6 नंबर भी ऐसा ही होगा। विच ऑफ द अबव इज आर यूज टू गेट लीनियर चेन सिलिकॉन, मतलब हमको देखना है 2 ऑर्गेनिक ग्रुप, और 2 ऑर्गेनिक ग्रुप का मतलब क्या हो जाएगा? 2 ऑर्गेनिक ग्रुप वाले निकाल दो भैया। पहला हो गया, पहला 2 ऑर्गेनिक ग्रुप है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा फोर्थ 2 वाला है, बिल्कुल सही बात है, बस ये 2 हो जाएंगे। विच ऑफ द अबव इज आर यूज्ड एज ब्लॉकिंग एजेंट, चेन ब्लॉकिंग एजेंट वाले कौन से होंगे? तो उसमें हो जाएगा 3 ऑर्गेनिक ग्रुप, 3 ऑर्गेनिक ग्रुप वाले देख लो, कौन से देख लोगे? 3 ऑर्गेनिक ग्रुप वाले। 3 ऑर्गेनिक ग्रुप वाले कोई दिख रहा है क्या? पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा है, तो इसमें थर्ड वाला एक तो थर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास हो जाएगा इसमें कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, बाकी सारे तो ठीक है। एक ही है जो इसमें क्या है आपका ब्लॉकिंग एजेंट है, हाँ एग्जैक्टली, थर्ड ही है सिर्फ। ये कुछ भी नहीं है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, यहां पे लिख दो किसी काम का नहीं। अभी बता दिया था किसी काम का नहीं है भैया, ये है ना, क्योंकि ब्लॉकिंग एजेंट महसूस होता है कि ये ब्लॉकिंग एजेंट होगा, लेकिन नहीं होगा बेटा, ये ब्लॉकिंग एजेंट नहीं होता। चलिए सिलिकॉन्स जो है वो खत्म हो गए हमारे। अब आते हैं हम कहां पर? रिएक्शन पार्ट पर आ जाते हैं। अच्छा सॉरी, CO एंड CO2 के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। CO एंड CO2 के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, मैं सारा कुछ लिख के लाया हूं। देखो CO कलरलेस ऑर्डरलेस जो होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। दूसरा इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं एक चीज और लिख देता हूं, ये न्यूट्रल होता है, और ये आपने पढ़ लिया था कहां पर? पीरियोडिक टेबल में ही, कि ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ये एसिडिक होता है, ये कैसा होता है? CO2 कैसा होता है? एसिडिक होता है। ये भी कलरलेस ऑर्डरलेस होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। ये भी कलरलेस ऑर्डरलेस होता है और वाटर इनसोल्यूबल होती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जा सकता है CO2 में, क्योंकि ये अभी +2 में ही पड़ा है और +4 में जा सकता है। +2 से +4 में जाना ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन अभी हो सकता है, और इसका ऑक्सीडेशन अगर हो सकता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, इसको रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोला जाता। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत, हम मेटलर्जी पढ़ेंगे 12th क्लास में, जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे तो बहुत से मेटल ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करता है, उनको बना देता है मेटल, मतलब इस मेटल से ऑक्सीजन छीन लेगा और खुद खा जाएगा, और खुद क्या बन जाएगा बेटा? CO। तो ये क्या कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि मेटल को ये +2 से कहां में ले आया बेटा? 0 में ले आया, रिड्यूस कर दिया। +2 से 0 में ले आना क्या कहलाता है? रिड्यूस करना। तो मेटलर्जी के अंदर पढ़ेंगे हम कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। दूसरा, हाईली पॉइजनस फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हमारे ब्लड में ऑक्सीजन घुलती है, हमारे ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन एक कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड के साथ, ब्लड में उपस्थित, ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन एक कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं उसको? हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बनाएगी तो नाम हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम ब्रीथ इन करते हैं, इनटेक करते हैं, है ना, मान लीजिए कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बन रही है और उस जगह पर हम क्या कर रहे हैं? ब्रीद इन कर रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे जो है बॉडी के अंदर जा रही है, और बॉडी के अंदर जाकर वो किस में जाएगी? हीमोग्लोबिन के पास जाएगी, और हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा। जो काम ऑक्सीजन कर रहा था वो काम अब कौन करना स्टार्ट करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड करना स्टार्ट करेगा।
और मजे की बात तो ये है कि ये जो हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन विच इज 300 टाइम्स, कितने गुना, 300 गुना, 300 टाइम्स मोर स्टेबल, 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इसका मतलब हुआ कि जब बात आती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, जब बात आती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा बढ़िया टेंडेंसी किसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की टेंडेंसी होती है। इसलिए जब कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हम ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन वाला कॉम्प्लेक्स हटता जाता है और ब्लड के साथ कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स बनता जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, जो कि पॉइजनस होती है। इस वजह से धीरे 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 पहले तो आदमी बेहोश होता है और लगातार अगर उसको सही टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला, लगातार अगर वो रहा तो फिर उसकी डेथ भी हो सकती है ना। पहले वो बेहोश होता है, पहले बेहोश होता है, उसके बाद उसकी धीरे करके जो है मतलब मान लीजिए कहीं पर रात भर वो नींदों के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ब्रीथ इन करता रहा तो सुबह जो है वो जिंदा नहीं उठेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। चलिए कार्बन जो है प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं बेटा, प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। यहां पर प्रिपरेशन आई हुई है, प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। कार्बन प्लस हाफ O2 क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। HCOOH और कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 यहां पर किस तरह से काम कर रहा है, यहां काम कर रहा है ड्राइंग एजेंट। कैसा काम कर रहा है, ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ड्राइंग एजेंट का मतलब है इसमें से पानी निकाल देगा। इसमें से पानी कैसे निकालेगा बेटा, तो यहां पे देखो ये H2O माइनस कर दिया, माइनस H2O। अब जब माइनस H2O हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ CO। तो इधर इधर प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, CO आ जाएगा। कार्बन अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कार्बन अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो बन जाता है क्या वहां पर, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या बनता है, H2 बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है और H2 भी बनती है और इसको क्या बोलते हैं बेटा, वाटर गैस। क्या बोलते हैं इसको, वाटर गैस। पहले सब बताया हुआ है, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है ये, है ना। हाइड्रोजन वाले चैप्टर में सारी चीजें बता दी आपको कि ये वाटर गैस बनाएगा। कार्बन प्लस O2 प्लस N2, कार्बन प्लस O2 प्लस N2 के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है CO प्लस N2 विच इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलते हैं इसको, प्रोड्यूसर गैस, इसका नाम होता है प्रोड्यूसर गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कलरलेस, ऑर्डरलेस, वाटर इनसॉल्युबल होता है, रिमूव्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बढ़ जाती है तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए उनका खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस में उनको जरूरत पड़ती है किसकी, CO2 की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 इंटैक्ट करते हैं, यानी कि हमारे लिए जो हार्मफुल गैस है वो बेचारे अपने खाना बनाने के लिए काम में ले लेते हैं। तो हमारी इस तरह से जो है रक्षा हो जाती है, इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ। फोटोसिंथेसिस में वो क्या करेंगे, CO2 एब्जॉर्ब करेंगे और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उनका CO2 के बिना चलेगा नहीं। तो रिमूव्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और कौन करता है, प्लांट्स। ठीक है भाई, नॉन पॉइजनस होती है क्योंकि इसके पास कोई भी अगर आप बोले तो ये ब्लड वगैरह से कहीं नहीं जुड़ेगा। सफोकेटिंग हो सकती है लेकिन नॉन पॉइजनस है ना। दम घुट सकता है CO2 से, दम घुट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्लड के साथ कोई जाके रिएक्शन कर रहा हो, पॉइजनस हो, या जो है हमको क्या बोलते हैं मतलब डेथ तक का काम नहीं हो सकता कि मर नहीं जाएगा इससे आदमी, इससे तो मर जाएगा। चलो, ग्रीन हाउस गैस होती है, आप जानते ही हो, ग्रीन हाउस के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, ग्रीन हाउस गैस होती है। सॉलिड CO2 ड्राई आइस कहते हैं उसको, सॉलिड CO2 को क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस रेफ्रिजरेंट होता है। सॉलिड CO2 सॉलिड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट होती है। ठीक है, और CO2 अगर गैस है और उसको लिक्विड के मिला दिया तो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में यूज करते हैं उसको, जैसे है ना थम्स अप, पेप्सी, है ना, ये जितने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं इन सब में CO2 गैसियस फॉर्म में ऐड किया जाता है। और सॉलिड फॉर्म में जो CO2 होता है, सॉलिड CO2 जो होता है वो ड्राई आइस होता है और उसको रेफ्रिजरेंट के तरह यूज किया जाता है। ठीक है, ये सवाल पूछ लिया था, उल्टा बोला था, है ना, अभी लास्ट ईयर वाले नीट में आया था आई थिंक, कि उन्होंने उल्टा बोल दिया था, स्टेटमेंट गलत
रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि गैसियस CO2 इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, जो कि गलत हो गया था, आंसर वही गया था, क्योंकि कौन सी रेफ्रिजरेंट में यूज होती है बेटा, सॉलिड CO2 यूज होती है। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, अभी बताया मैंने, पूछ लिया, एक तरह से है तो इसका यूज ही ना, ये तो यूजेस और एप्लीकेशन वाली चीज ही है असल में। C+O2 बन जाएगा CO2 और CaCO3 कार्बोनेट है। कार्बोनेट, दुनिया में किसी भी कार्बोनेट का जब थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा और साथ में कौन सी गैस बन जाएगी, CO2 बन जाएगी। तो ये कुछ CO और CO2 के बारे में हमने पढ़ लिया है ना, CO और CO2 के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आप इसको नोट करिए, है ना, आधे मिनट के अंदर ये चीज नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे रिएक्शन पार्ट की तरफ। हाँ भाई, लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, रिएक्शन पार्ट पे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ ग्रुप 13 पहले देखते हैं, ग्रुप 13 की रिएक्शंस क्या क्या होंगी। रिएक्शन विथ एयर, एयर जब भी लिखा जाता है तो उसमें O2 और N2 माना जाता है बेटा, कि O2 N2 के साथ रिएक्शन होगी। एयर जब भी बोला जाएगा तो उसमें क्या क्या कंसिडर किया जाता है, दो मेजर कंपोनेंट्स जो एयर के होते हैं, O2 और N2। ड्राई एयर माना जाता है, O2 और N2 को बोला जाता है ड्राई एयर। ठीक है भाई, हाँ नॉर्मल एयर वैसे ठीक है लिख देते हैं, बट ड्राई एयर जो ज्यादा अच्छा वर्ड है, O2 + N2। आप बताओ कि ग्रुप 13 वाले हैं, ग्रुप 13 वाले हैं, तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ कोई भी एलिमेंट, ये E जो है एलिमेंट है, कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, ये ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ये ऑक्साइड। किस तरह के ऑक्साइड बना लेते हैं, तो ये बना लेते हैं E2O3 टाइप के ऑक्साइड। किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, ये E2O3 टाइप के ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपने देख लिया, यहां पर आपने देख लिया B2O3 देख लिया, है ना, B2O3 देख लिया, Al2O3 देख लिया, है ना, Ga2O3 देख लिया, In2O3 देख लिया, इस तरह से। अब आप बताओ, ये पहले ही पढ़ लिया था हमने, ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, गाया और जनाबे आली ये दोनों आते हैं, तो ये कैसे होंगे, ये एम्फोटेरिक होंगे, है ना, बहुत बचपन में पढ़ा था, ये कैसे होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। ये कैसा हो जाएगा आपका, बेसिक नेचर का हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो ये ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की कहानी थी। उसके बाद E+N2, E+N2 बनाओगे तो क्या बनेगा, E तो +3 में जाएगा, E तो +3 में जाएगा, और N2 भी जो है इलेक्ट्रॉन, वो 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या बन जाएगा, -3। तो ऐसे ऐसे जब जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, ये En, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्राइड फॉर्मेशन बन जाएगा, ये नाइट्राइड। क्या बनाएंगे, ये नाइट्राइड। जैसे Bn बन गया, Aln बन गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए आपने एल्यूमिनियम लिया और N2 के साथ रिएक्शन करी, प्रोडक्ट बोलो क्या, Aln, En मतलब Aln, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बोल देंगे बेटा इसको। तो जब ये O2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, N2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्राइड बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ और देखते हैं एल्यूमिनियम जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करता है, और एल्यूमिनियम क्या करेगा बेटा, एल्यूमिनियम तो जाएगा कहां पे, +3 में, और साथ में क्या, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। वो इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा, H+ खाएगा, और Cl- जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, एल्यूमिनियम 3+ के साथ, और ये खा जाएंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये बन जाएगा AlCl3। एल्यूमिनियम जो है वो क्या बन जाएगा, AlCl3, क्योंकि 3+ है तो 3 Cl- खाएगा। बैलेंस नहीं की हुई है, इतना आपको भी पता है, चार्ज सेटिस्फाई करना आपको भी आता है। यहां पर 1 Cl- है, यहां 3+ है तो 3 Cl- लगा दो, प्रोडक्ट बन जाएगा AlCl3, और गैस कौन सी बन जाएगी, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। क्योंकि एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक मेटल है। एल्यूमिनियम कैसा मेटल है बेटा, एम्फोटेरिक मेटल है, तो ये क्या करेगा, ये NaOH के साथ भी रिएक्शन करेगा। क्या कर लेगा, ये NaOH के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा। एसिड के साथ करी, बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। एक्वस है, दैट मींस NaOH के साथ हमेशा पानी होता है। NaOH जो यूज होता है बेटा लेबोरेटरी के अंदर, वो छोटी छोटी पैलेट्स, टैबलेट्स, या यूं कहें छोटे छोटे पैलेट्स के रूप में यूज होता है। उनको हम पानी में घोलते हैं और फिर हमारा लिक्विड NaOH तैयार होता है। दैट मींस NaOH हमेशा एक्वस ही होगा। अगर आप लिक्विड कर रहे हो तो NaOH को कैसा होगा, उसमें पानी होगा ही होगा। तो सबसे पहले यहां पर बनता है AlOH का होल थ्राइस। क्या बनता है यहां पर, सबसे पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनता है, क्योंकि असल में देखा जाए तो ये NaOH है और प्लस क्या है, ये H2O है।
NaOH है और प्लस क्या है, H2O है। तो यहां से ये जाएगा क्या, एल्यूमिनियम +3, ठीक है, एल्यूमिनियम +3 जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और ये क्या बनेगा बेटा, H+ बन जाएगा और OH- बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन कौन खा जाएगा, H+ बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन कौन खा जाएगा, H+, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। यहां तक की कहानी समझ आई। ये कितने OH जाएंगे इसके पास, ये 3 OH इसके पास जाएंगे, 3 OH इसके पास जाएंगे। तो पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, पहले क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लेकिन 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 एक OH-, क्योंकि जब बात आती है OH डोनर की, जब बात आती है OH डोनर की, तो पानी की औकात इतनी ही है, पानी की औकात तो इतनी है कि इसको 3 ही OH दे पाएगा। लेकिन जो पानी से अच्छा OH डोनर होगा, इसका मतलब ज्यादा अच्छा बेस होगा, तो वो तो हमने साथ में लिया है, दैट इज अवर NaOH। तो अब यहां क्या होगा, एक OH- और अटैक करेगा, एक OH- जो है वो और अटैक करेगा और इसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर लेगा एल्यूमिनियम AlOH का होल 4, और यहां पर साथ में कौन आ जाएगा, Na, क्या आ जाएगा यहां पर, NaOH इस पर और ज्यादा रिएक्शन कर जाएगा, मतलब वो NaOH के साथ रिएक्शन होगी। तो NaOH क्या करेगा, NaOH क्या करेगा, Na+ और OH- है, Na+ और OH- है, तो ये OH- कहां जाएगा, ये OH- जाएगा, OH- जाएगा इसके पास, और पहले AlOH का होल 4 नेगेटिव बनाएगा और इधर प्लस आ जाएगा, यानी कि ये Na+ है और ये AlOH का होल 4 नेगेटिव है। इसमें भी कौन सी गैस रिलीज होगी, जो आपका H2 गैस है वो रिलीज होगी। ये एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, इसके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज लिख रहा हूं, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू रिमूव ब्लॉकेज फ्रॉम ड्रेनेज पाइप। ड्रेनेज पाइप में जो ब्लॉकेज आ जाते हैं, ड्रेनेज पाइप में जो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, वो इस रिएक्शन के जरिए हटाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा बेटा, आजकल आजकल एक छोटा सा पैकेट मिलता है, आजकल एक छोटा सा पैकेट मिलता है, जब आप दुकान पर जाते हो तो आप ये बोलते हो कि किचन की नाली ब्लॉक हो गई, आप ये बोलते हो कि किचन की नाली जो है वो ब्लॉक हो गई, तो आप एक छोटा सा पैकेट लेके आते हो, ठीक है, और एक छोटा सा पैकेट आप क्या करते हो, उसमें सिंक में जो आपका बेसिन है उसमें आप डाल देते हो रात को। रात में आपने कौन सा पाउडर डाल दिया, बेसिकली आपने पाउडर डाल दिया एल्यूमिनियम और NaOH का सॉलिड फॉर्म का पाउडर डाल दिया उस पैकेट में, वो होता है, ठीक है। वो अंदर गया, वो अंदर गया, और क्योंकि ब्लॉक है तो पानी तो जमा हो गई, तो अंदर गया तो उसको एक्वस मीडियम में ये वाली रिएक्शन देखने को मिली। एक्वस मीडियम में कौन सी वाली रिएक्शन देखने को मिली, ये वाली रिएक्शन देखने को मिली, जहां पर फाइनली फाइनली NaLOH का होल 4 बन गया, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया। मतलब जो ब्लॉक था, जो ब्लॉकेज था, उसको गोल दिया, पानी में घुल गया, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, तो ब्लॉकेज जो है वो पानी में घुल गया। दूसरा, साथ में उस रिएक्शन में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, H2 गैस रिलीज हो रही है। तो हाई प्रेशर के साथ जब भी, हाई प्रेशर के साथ जब भी कोई गैस रिलीज होगी तो वो चीजों को तोड़ती है, एक्सप्लोजन जैसा महसूस करो। बम फूटना होता क्या है, एक बात बताओ, है ना, बम विस्फोट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो यही तो होते हैं कि हाई टेम्परेचर पर वो बहुत सारी गैसेस को एक्सप्लोड करवाते हैं, इसी को बम फटना कहते हैं। तो इतना हाई प्रेशर पर यहां काम नहीं होता कि सुबह आए तो कह रहे किचन में बम फूट गया यार, हमने रात को बम मिला दिया था, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाई प्रेशर मतलब उतना हाई प्रेशर नहीं कि बम ही बन जाए, हाँ, बट हाई प्रेशर के साथ अगर थोड़ी बहुत गैस रिलीज होगी तो वो जो आपका ब्लॉक है, जहां पर से पाइप आपका ब्लॉक हो गया है किचन में, वहां पर वो कचरा जो है, वो आपका ब्लॉकेज जो है वो टूट जाता है, और उस कचरे को घोलने का काम कौन कर रहा है, ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये कब होती है, जब आप उस पैकेट में क्या लेके आओगे, एल्यूमिनियम और NaOH का एक वो पाउडर फॉर्म होता है जिसको आप डाल देते हो रात को, रात भर ये रिएक्शन होगी, सुबह आप पानी चलाओगे, कचरा बाहर। तो बेसिकली ये काम जो है वो अभी तो हमारे इंडिया में तो स्मॉल स्केल पर, जैसे हमारे किचन वगैरह में ही यूज हो रहा है, लेकिन
जो दूसरी कंट्रीज हैं उनमें ये लार्ज स्केल पर किया जाता है। जो बड़े नाले होते हैं, सिटी का ड्रेनेज सिस्टम जो होता है पूरा शहर का, उसके अंदर भी ये वाली रिएक्शंस करवाई जाती है। यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर नाले खुले पड़ रहते हैं हिंदुस्तान में, तो अपने आप जेसीबी से ही निकाल देते कचरा, कह बाहर निकाल दो। रिएक्शन का क्या करेंगे हम, जेसीबी लाएंगे उससे कचरा बाहर निकाल देंगे, ट्रैक्टर में लोड करेंगे, पूरा कचरा रोड पे बिछता हुआ जाएगा, है ना। नाले का कचरा सड़क पे, है ना। नाले का कचरा थोड़ा थोड़ा करके हर जगह सबको प्रसाद के तौर पे वो ट्रैक्टर जो होता है वो नीचे गिराता जाता है। ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा। चलिए खैर, मजाक थी, मजाक नहीं थी वैसे देखा जाए तो सच था, ठीक है। अगली रिएक्शन है एल्यूमिनियम की कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन, जो रिएक्शन होती नहीं है, नो रिएक्शन। अब ऐसा क्यों, ये रिएक्शन हुई क्यों नहीं? क्योंकि जब कंसंट्रेट HNO3 एल्यूमिनियम के पास जाता है तो ये क्या कर देता है, ये पैसिवेशन कर देता है। किसका कर देता है? ड्यू टू पैसिवेशन ऑफ मेटल सरफेस। और पैसिवेशन का मतलब क्या होता है? पैसिवेशन का मतलब होता है बेटा बिकम इनर्ट। कंसंट्रेट HNO3 जब गया तो जाते ही इसने पहले ऑक्साइड की लेयर बना दी। मतलब एल्यूमिनियम का जो ऊपर का हिस्सा है, मतलब एल्यूमिनियम का कोई बर्तन है और आपने उसमें कंसंट्रेट HNO3 डाल दिया, तो जाते ही एल्यूमिनियम का जो ऊपर की सरफेस है वो पहले प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बना देगी, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बना देगी। और प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बनने के बाद जो बचा हुआ एल्यूमिनियम है, मेटल है, वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बचा हुआ इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, उसको बोलते हैं पैसिवेशन। ऐसा काम और कौन कौन कर सकते हैं? तो याद रख लेना बेटा, ये बेरिलियम भी करता है, एल्यूमिनियम भी करता है, आयरन भी करता है और क्रोमियम भी करता है। याद रखने का तरीका है बेकार, याद रखने का तरीका क्या है? बेकार नहीं, मेरा याद रखने का तरीका अच्छा है, ट्रिक है। बेकार आलू फेंका करो, बेकार आलू फेंका करो, बेकार आलू फेंका करो, इस तरह से। ये सब क्या करेंगे? ये कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से काम होगा। क्यों? क्योंकि उस सरफेस पे जब HNO3 जाएगा और पैसिवेशन हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। क्या करेगा? HNO3 जाएगा, जाके प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बना देगा। हमारी आंखों के सामने हमको ऐसा लगेगा कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, जबकि असल में वहां जाते ही एक ऑक्साइड बन जाता है, जाते ही वहां पर एक ऑक्साइड बन जाता है। वो लेयर बाकी के मेटल्स को, बाकी के जो मेटल की सरफेस है उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। तो हमारी आंखों के हिसाब से अगर हम सोचें तो कंसंट्रेट HNO3 को जब एल्यूमिनियम में डाला तो हमको लगता है कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जाते ही प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर डेवलप हो गई। ऐसा काम एल्यूमिनियम के साथ साथ कौन कर सकता है बेटा? बेकार आलू फेंका करो, याद रखना, बेकार आलू फेंका करो। चलिए इसको आधे मिनट के अंदर जल्दी से नोट करिए, जल्दी से। हाँ भाई, लिख लिया, कर लिया नोट? बढ़े आगे, अगली रिएक्शन पे चलते हैं। आओ भैया, हेलोजन के साथ रिएक्शन, ग्रुप 13 की हेलोजन के साथ रिएक्शन कैसी होगी आप खुद सोच लो। ये क्या बनाएंगे? ये तो बनाएंगे E+3 बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? E+3 बनाएंगे। और ये क्या बनाएगा? X- बनाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऐसे करोगे तो बन जाएगा क्या? EX3। क्या बन जाएगा? ऐसा EX3 बन जाएगा। तो ट्राई हेलाइड्स बनाते हैं सारे, क्या बनाते हैं? ट्राई हेलाइड्स बनाते हैं बेटा, सारे ट्राई हेलाइड्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ले लिया AlCl3 ले लिया, आपने ले लिया BF3 ले लिया, तो आप खुद सोचो ये कैसे बना होगा? एल्यूमिनियम प्लस Cl2 से बना होगा। ये कैसे बना होगा? बोरोन प्लस F2 से बना होगा। तो इस तरह से आप किसी का भी तरह से सोच सकते हो। AlCl3 BF3 ये सब ट्राई हेलाइड्स है। AlBr3 भी हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप लोगों को X2 की जगह क्या लेना है। तो X2 की जगह क्या क्या हो सकता है बेटा? वो F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है और I2 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है। सारे ट्राई हेलाइड्स बनाएंगे, ट्राई हेलाइड्स, ट्राइब्रोमाइड्स, ट्राइफ्लोराइड्स, ट्राइक्लोराइड्स, ट्राई आयोडाइड्स। ठीक है भाई। एक अकेला बस ध्यान रख लेना कि TLI3 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि थेलियम जो है
TlI3 does not exist as Tl+3 and 3i minus and 3l+3 and 3i माइनस के रूप में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान रख लेना, डज नॉट एग्जिस्ट कर। तो थेलियम हमेशा +1 में एग्जिस्ट करेगा। तो बस इस रिएक्शन का ये एक एक्सेप्शन है कि थेलियम जब ट्राई हैलाइड्स बनाता है तो वहां पर आयोडीन नहीं होगा, है ना, आयोडीन नहीं होगा। ऐसे ठीक है, सोच सकते हो TlF3 हो सकता है, TlF3 बन सकता है क्योंकि वो फ्लोरीन की ताकत है कि थेलियम को +3 में रख देगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट से थेलियम रहना तो +1 में चाहता है, लेकिन फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर की वजह से वो थेलियम को +1 से +3 के अंदर भी स्टेबल कर सकता है। बट इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, चिंता ना करें, जितना दिखा रहे हैं उतना ही सीखें, होने को बहुत कुछ होता है। अभी सिर्फ लिखा है वो देख लीजिए। आ जाइए B2H6 पर आते हैं। मैंने कहा था B2H6 की स्ट्रक्चर हमने सारी पढ़ ली, अब B2H6 की रिएक्शंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले B2H6 की प्रिपरेशन की बात करते हैं कि B2H6 बनता कैसे है। कुछ नहीं है बेटा, यहां से F-Cl- हटाओ और बदले में क्या मत लगाओ, H- लगाओ। कैसे, कितने H- लगाओगे, चाहे इसमें जोड़ दो चाहे इसमें जोड़ दो, 3 जगह H- लगाओगे, बनेगा क्या, BH3। BH3 होता है अनस्टेबल, BH3 क्या होता है, अनस्टेबल, अपने आप डाइमराइज हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, B2H6 जो हमको बनाना है, अपने आप डाइमराइज हो जाएगा। जब कभी भी B2H6 बनाना हो, BH3 बना के छोड़ दो, BH3 बना के छोड़ दो, वो अपने आप B2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि BH3 होता है स्टेबल, वो कर जाएगा क्या, डाइमराइजेशन। BF3 और BCl3 अगेन आए, बस फर्क इतना है, यहां पर H- दिया था NaH ने, और यहां पर H- देगा क्या, H- कौन देगा, यहां पर देगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो भी हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड, ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब ऐसा होगा तो जरा सोच के बताओ कि ये H- किस पे चिपकेगा, इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, इट डिपेंड्स कि आपने क्या लिया है, BF3 लिया है, BCl3 या दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। ये भी अगेन क्या बनेगा, BH3, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, B2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाली दोनों रिएक्शन सेम है, बस आपने रिएक्शन हाइड्राइड अलग अलग ले लिए हैं, काम दोनों का सेम है, H- दे रहा है, काम दोनों का क्या है बेटा, सेम है, ये दोनों ही H- दे रहे हैं। उसके बाद आता है NaBH4, और इसको आप ऐसे सोचो कि ये किस तरह से बना हुआ है। ये बना हुआ है बेटा Na+ और BH4-। किस तरह से बना हुआ है ये, Na+ और BH4-। BH4- और Na+ में आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, BH4- जो स्पीसीज है पूरी एनायनिक स्पीसीज है, और ये प्लस है, तो इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है, और ये कंपाउंड हम बोलते हैं NaBH4। अब जरा देखो, BH4- में से क्या माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, क्या H- कर दूंगा तो पीछे क्या बच जाएगा, BH3 बच जाएगा। और हमको जादू पता है कि जब जब भी B2H6 बनाना हो, क्या बना दो बेटा, BH3 बना दो। तो हमारा काम है कि जैसे तैसे इससे H- निकलवाना, जैसे तैसे क्या करना, इससे H- निकलवाना, क्योंकि BH4- से जैसे ही H- छुड़ा के लाओगे, ये बच जाएगा BH3, और BH3 जो है तुरंत डाइमराइज होके क्या बन जाएगा, B2H6 बन जाएगा। तो प्रोडक्ट में हमारे पास अल्टीमेटली क्या आता है, B2H6 तो हमको मिल ही जाता है। उसके अलावा हमको मिलता है क्या, NaI मिलता है, और साथ में कौन सी गैस मिलती है, H2 गैस मिलती है। सर ये बाकी के प्रोडक्ट कैसे आए, क्योंकि B2H6 का तो सर हमको समझ आ गया कि BH3 बनेगा तो B2H6 डाइमर बन जाएगा, लेकिन बाकियों का क्या हुआ। तो देखिए जो I2 था, उस I2 ने क्या किया बेटा, नीचे लिख रहा हूं, ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि ये रिएक्शन कैसे हुई। I2 ने क्या किया, I2 ने H- से इलेक्ट्रॉन छीन लिया, I2 ने क्या कर दिया, H- से इलेक्ट्रॉन छीन लिया, और इसको खुद क्या बन गया, I- बन गया, खुद क्या बन गया, I- बन गया, और इसको कौन सी गैस बना दी, H2 गैस बना दी। इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया मतलब ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर गया। I2 जो है वैसे बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पर यहां पर काम कर जाता है। H- से इलेक्ट्रॉन छीन लिया, उसको 0 में ले आया, और 0 में आकर ये कौन सी गैस बन गया, H2 गैस बन गया। तो ये प्रोडक्ट तो समझ में आ गया। अब आया है कि ये NaI कहां से आया, तो सिंपल है बेटा, I- और Na+ मिलके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे NaI। तो अब आपको दोनों प्रोडक्ट भी आई होप समझ में आ गए होंगे।
दोनों प्रोडक्ट भी क्या आ गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत आसान सा है, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें B2H6 बना इस रिएक्शन में, तो बाकी के प्रोडक्ट सोच सकते हो क्या? बाकी के प्रोडक्ट क्या है बेटा, ये H माइनस देगा, इसमें और क्या है, Li प्लस है, और इसमें और क्या है, एल्यूमिनियम 3 प्लस है। ठीक है, मान लिया आपने क्या उठाया हुआ है, आपने उठाया हुआ है रिएक्शन, आपने मान लिया BCl3 के साथ करी, तो यहां पर क्या होगा, जितने क्लोरीन हटेंगे उतने H माइनस लगेंगे, तो BH3 बन गया, B2H6 बन गया। साथ में अब करना कुछ नहीं है, इन पे ये जो Cl माइनस छूटेगा, ये जो B+3 है, ये क्या होगा, ये जो Cl माइनस छूटेगा, ये Cl माइनस इन सब से जाके जुड़ेगा, इससे भी जाके जुड़ेगा, इससे भी जाके जुड़ेगा। जब +1 में जाके Li के साथ जुड़ेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, LiCl। जब +3 में Cl माइनस जुड़ेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, AlCl3। तो आप साथ वाले प्रोडक्ट भी सोच सकते हो। ठीक है, रिएक्शंस को ऐसे भी सीखा जाता है। इंटरेस्टिंग है, रिएक्शन कभी इंटरेस्टिंग लगी थी? नहीं, अभी लग रही है। देखो ये क्या है, प्रोडक्ट खुद सोच रहे हो बेटा, यहां से 3 H माइनस लगाओ, BH3 बनाओ, जैसे ही बनेगा अपने आप B2H6 में बन जाएगा। सर बाकियों का क्या हुआ, तो आप खुद सोचो इसके अंदर क्या क्या है, Li प्लस है, Al प्लस 3 है और H माइनस है। H माइनस तो छुड़वा के हमने चिपका दिया बोरोन के, अब बचे पीछे Li प्लस और Al3 प्लस, तो इनकी और भी कोई व्यवस्था करो। तो व्यवस्था करेंगे, मान लीजिए आपने BF3 नहीं BCl3 लिया, क्योंकि एक बार में एक तो सोचना ही पड़ेगा, तो आपने यहां पर क्या ले लिया, Cl माइनस, ये Cl माइनस इसके साथ भी जाएगा, Li प्लस है तो Cl माइनस, तो प्रोडक्ट LiCl। एल्यूमिनियम +3 में होता है तो Cl माइनस कितने आएंगे, 3 आएंगे। मैंने कहा था बैलेंस नहीं करना है, तो यहां पर क्या लिख दोगे, AlCl3, चार्ज सेटिस्फाई कर दो, बात खत्म, ये AlCl3 हो गया। अगर आप BF3 लेते तो प्रोडक्ट होता LiF और AlF3, खत्म, फ्लोरीन लगा देते क्लोरीन की जगह, उससे कुछ नहीं है। ये B2H6 की प्रिपरेशन है। पहली दोनों रिएक्शन में H माइनस जोड़ा है, तीसरी रिएक्शन में H माइनस निकाला है। तीसरी रिएक्शन में H माइनस निकाल के B2H6 बनाया, पहली दोनों रिएक्शन में H माइनस लगा के B2H6 बनाया। दोनों में फर्क इतना ही है, बाकी तीनों रिएक्शन में बना आपका क्या है बेटा, B2H6 ही बन गया है। चलिए आ जाइए B2H6 की रिएक्शंस देख लेते हैं। ये तो प्रिपरेशन थी कि B2H6 कैसे बनता है, और B2H6 की रिएक्शन में सबसे पहले B2H6 की रिएक्शन है, तो B2H6 की रिएक्शन में सबसे पहले है कि B2H6 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाता है बेटा ऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में। सेम चीज है, जैसे CH4 है तो वो कार्बन का जो है हाइड्राइड है, वो बोरोन का हाइड्राइड है, तो क्या करोगे, इसको आप O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O बनता है ना, तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा, B2O3 प्लस H2O B2O3 प्लस H2O बन जाएगा। तो सेम चीज है, वहां कार्बन का ऑक्साइड बन गया था, यहां बोरोन का ऑक्साइड बन गया, कोई फर्क नहीं। B2H6 जो है अगर पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो इंटरेस्टिंग है, जान लिए। ये बोरोन है, असल में B2H6 जो है वो कितने हैं, 2 BH3 यूनिट है। हमने पढ़ा है डाइबोरेन होता है, तो हम पहले एक बोरेन की बात कर लेते हैं। हम पहले किसकी बात कर लेते हैं, एक बोरेन की बात कर लेते हैं। जैसा कि सबको पता होगा कि इसकी H की इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 2.1 और बोरोन की बेटा 2 ही होती है। तो उल्टा केस है, यहां पर बोरोन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव और इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव। तो बताओ अगर H2O है तो H2O कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। ऐसे कितने H2O यहां पर टूटेंगे, तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये सब पार्शियल नेगेटिव हैं, तो इधर जाएगा H प्लस, इधर भी जाएगा H प्लस, इधर जाएगा OH माइनस, इधर भी जाएगा OH माइनस, ठीक है, और इधर भी जाएगा OH माइनस और इधर जाएगा H प्लस। ये H प्लस और H माइनस मिलकर, H प्लस और H माइनस मिलकर है ना, H प्लस और H माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, H2 गैस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये H2 गैस। H2 इधर जाएगा H माइनस के पास और कौन सी गैस बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा। और ऐसे बोरोन के साथ कितने OH माइनस जुड़ गए, 3 OH माइनस जुड़ गए, तो यहां से बीच में क्या बन जाएगा, BOH का होल थ्राइस। क्या बन जाएगा, BOH का होल थ्राइस, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, H3BO3 भी लिख सकता हूं, H3BO3 या फिर BOH का होल थ्राइस, और साथ में कौन सी गैस रिलीज कर दूं भैया, H2 गैस रिलीज कर दूं, क्योंकि इस तरह से रिएक्शन होगी। तो असल में आप खुद सोचो, इसमें कितने BH3 हैं, 2, B2H6 है मतलब इसमें कितने BH3 हैं, 2 BH3 हैं। एक BH3 पर 3 H2O का अटैक हो रहा है, एक BH3 पर 3 H2O का अटैक हो रहा है।
दो BH3 पर कितने H2O का अटैक होगा? 6 का। तो असल में यहां पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब होगा तो यहां पर 6 H2O होगा और 6 H2O के बाद यहां बनेंगे 2H3BO3, 2H2BO3 बनेंगे क्योंकि एक यूनिट से एक H3BO3 निकल रहा है और फिर हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी। बट ठीक है, उतना डिटेल में नहीं सोचना आपको किससे कितना क्या लिया। आप तो इतना सोचो, मैंने आपको यह समझा दिया कि B2H6 के हाइड्रोलिसिस से H3BO3 बनता है। अभी आगे H3BO3 की प्रिपरेशन आएगी, ये रिएक्शन वापस लिखूंगा लेकिन समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये प्रिपरेशन ही तो है। आप खुद सोचो, B2H6 से आपने क्या बना दिया? ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या बना दिया? ऑर्थोबोरिक एसिड। ये लो। उसके बाद आती है अगली रिएक्शन B2H6 की अमोनिया के साथ रिएक्शन, जो कि पहले हम देख रहे हैं किस पर? लो टेम्परेचर पर। कहां पर? लो टेम्परेचर पर रिएक्शन देख रहे हैं। ये यूं के यूं जोड़ दो। क्या कर दोगे इसको? ऐसे के ऐसे जोड़ दो। मतलब कैसे जोड़ना है? B2H6 प्लस की जगह डॉट लगा दो। B2H6 डॉट 2NH3 ऐसे जोड़ दिया, ये एडक्ट बन गया। क्या ये जो डॉट आपने लगा के लिखा है ये दिखने में अंदर से कैसा है, ये हम अब सीखेंगे। बन गया ये B2H6 डॉट NH2NH3 लिख दिया आपने, अच्छी बात है। लेकिन 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 इसकी रिएक्शंस को समझते हैं कि हुई कैसे। भैया भैया जरा देखिए कि B2H6 आपका कैसा है। ये बोरोन है, ये H है, ये H है और ये H, ये H, ये बोरोन और ये H और H यहां पर आ गया। ठीक है, ये कितने मोल अमोनिया लिए हैं? 2 मोल। अमोनिया के साथ एक दिक्कत है कि वो जब भी आते हैं हाथ पकड़कर आते हैं, क्योंकि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में क्या होती है? अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। यानी कि ये मॉलिक्यूल कसम खा रखी है कि जब भी आएंगे दोनों साथ आएंगे। और यहां पर यह होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इसको बोलते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड, ये क्या है? लुईस एसिड। और ये क्या है बेटा? लुईस बेस। क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर है। इसके पास क्या है? लोन पेयर है। ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा। अब आप बोलोगे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है? बेटा बनाना बॉन्ड याद करो। याद है? बनाना बॉन्ड मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की कमी थी क्योंकि वो 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था। 3 लोगों के पास खाने के लिए 2 ही रोटी थी, इसलिए उसमें उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इलेक्ट्रॉन की कमी थी मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। B2H6 की अमोनिया के साथ रिएक्शन देखने पर ही हमको पता चलता है कि वाकई में B2H6 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि अगर नहीं होता तो ये इस लोन पेयर वाली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से रिएक्शन ही नहीं करता। इसकी रिएक्शन ही हमको ये बताती है कि इसका डाइमर BH3 का डाइमर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। चलिए खैर, मैं बात कर रहा था कि ये 2 आएंगे और दोनों एक साथ आएंगे और एक लोन पेयर को एक वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ये बोले हमारे बीच में H बॉन्डिंग है, हम 2 एक साथ देंगे। क्या बोला? हम हाथ नहीं छोड़ेंगे, हमको 2 डब्बे एक ही बोरोन पर चाहिए। क्या कंडीशन आई इनकी? हमको 2 डब्बे एक ही बोरोन पर चाहिए। जरा सोचो, अगर मैं इसको यहां से तोड़ दूं, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं तो सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा एंड दैट विल बी नोन एज BH3 प्लस BH3। बराबर भाग में तोड़ने का मतलब हो गया सिमेट्रिकल क्लीवेज, एक जैसा टूट जाना। क्लीवेज मतलब टूटना, सिमेट्रिकल क्लीवेज। लेकिन उस केस में इस बोरोन पर एक वैकेंट ऑर्बिटल आएगा और इस बोरोन पर भी एक वैकेंट ऑर्बिटल आएगा। मतलब एक अमोनिया इधर रिएक्शन करेगा और दूसरा अमोनिया इधर रिएक्शन करेगा। इस बात के लिए तो अमोनिया राजी ही नहीं है। वो तो ये कह रहा है कि हम एक ही बोरोन पर अटैक करेंगे, मतलब हमको अलग अलग बोरोन पर एक एक डब्बा नहीं चाहिए, हमको डब्बे 2 चाहिए, ऑर्बिटल 2 चाहिए, लेकिन एक ही बोरोन पर चाहिए। तो बताओ मैं इसको कैसे तोड़ दूं? मैं इसको तोड़ दूंगा ऐसे। इसको कैसे तोड़ दूंगा? मैं ऐसे तोड़ दूंगा। जब मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बन जाएगा B, ये रहा H, ये रहा H, यहां पर एक वैकेंट ऑर्बिटल, यहां पर भी एक वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि यहां से भाग गया। और साथ में यहां पर अब कौन अटैक कर जाएगा? तो ये NH3 अटैक कर जाएगा विथ वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये अब यहां पर भी NH3 अटैक कर जाएगा वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको बोलते हैं BH2 प्लस। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? BH2 प्लस। और उस BH2 प्लस पर कौन अटैक कर जाएंगे? 2 अमोनिया। तो प्लस तो कंजर्व रहेगा, साथ में ये क्या टूट जाएगा? ये टूट जाएगा आपका किसमें? BH4 माइनस। किसमें टूट जाएगा? BH4 माइनस।
जरा देखो ये प्लस और ये माइनस, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। इनके बीच में कैसा बॉन्ड हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड। तो ये वाला प्लस हटा सकते हो आप, डायरेक्ट लिख सकते हो। साथ में क्या बच गया? BH4 माइनस। कौन सा है भाई BH4 माइनस? ये रहा। ये आपका आ गया क्या? BH4 माइनस। ये आपका आ गया BH4 माइनस, और ये आपका क्या बच गया? BH2 प्लस। ये क्या बन गया आपका? BH2 प्लस। BH2 प्लस बन गया, ये लो। और उस BH2 प्लस पे अब दोनों अमोनिया ने अटैक कर दिया, उनकी कंडीशन फुलफिल हो गई कि हमको 2 डब्बे एक ही बोरोन पर चाहिए, क्योंकि हम जो हैं वो H बॉन्डिंग करके बैठे हैं, और H बॉन्डिंग करने की वजह से हम एक साथ अटैक करेंगे। इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, है ना? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, यहां पर लिख रहा हूं बेटा, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग इन NH3। NH3 में H बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से उनकी डिमांड हुई कि हम एक ही बोरोन पे 2 डब्बे लेंगे भैया, है ना? एक ही फ्लोर पे 2 रूम चाहिए हमको, पास पास चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उस केस में फिर रूम जो है एक ही फ्लोर पे खाली हुए, और B2H6 का क्लीवेज जो है वो अनसिमेट्रिकल हुआ। पहले सिमेट्रिकल हो रहा था, लेकिन अब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ। तो ऐसी सारी स्पीसीज जिसमें H बॉन्डिंग हो सकती है और जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, वो सब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करेंगे। तो सेम रिएक्शन किस किस के लिए हो जाएगी? जरा सोच के देखो कि क्या आपने अमीन सुना है? अमीन, अमीन सुना है ना? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन भी इसी तरह की रिएक्शन करेंगे। सेम रिएक्शन विथ, क्या हो जाएगा? सेम रिएक्शन विथ R2NH और RNH2। इसमें भी H बॉन्डिंग होगी क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इसमें भी H बॉन्डिंग होगी क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तो प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन भी इसी तरह से रिएक्शन करेंगे। फर्क क्या होगा प्रोडक्ट में वो सुन लो। जहां आपने अमोनिया को अटैक करवाया है, वहां पर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट उठा के अटैक करवा देना, दोनों जगह, बस इतना ही डिफरेंस होगा। ये अमोनिया के साथ रिएक्शन है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने अमोनिया के साथ लिखी हुई है। बट आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जैसे ही मैंने लिखा अनसिमेट्रिकल क्लीवेज किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग। तो बेटा H बॉन्डिंग तो इनमें भी होती है। टर्सरी अमीन ये वाली रिएक्शन नहीं देगा। टर्सरी अमीन ये वाली रिएक्शन क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो होता है R3N। क्या होता है वो? R3N। इसके पास लोन पेयर तो है, लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है तो फिर H बॉन्डिंग नहीं होगी। तो R3N अलग अलग अटैक कर सकता है। R3N क्या कर सकता है? अलग अलग अटैक कर सकता है। तो उसको अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करने की जरूरत नहीं है, वो सिमेट्रिकल क्लीवेज में एक एक बोरोन पर अलग अलग अटैक कर देगा, क्योंकि उनमें कोई कंडीशन है नहीं, उनमें कोई भी कंडीशन नहीं है। तो टर्सरी अमीन अलग रिएक्शन दे देगा। तो अभी आगे आ जाओ, और यहां पर ये रिएक्शन थी क्या? 2 मोल अमोनिया के साथ, आप इसको खुद देखिए, B2H6.2NH3, आप इसको जोड़ लीजिएगा, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, जो स्पीसीज थी वो जुड़ गई। मतलब इस पूरे B2H6 में 2 अमोनिया जुड़ ही तो गए, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ इस रिएक्शन में, कुछ भी नया प्रोडक्ट नहीं बना। इसलिए अपन ने बीच में डायरेक्ट डॉट लगा के लिख दिया था, इसीलिए बीच में डायरेक्ट डॉट लगा के हमने लिख दिया था। चलिए आगे आ जाइए कि ये टेम्परेचर मैंने लो टेम्परेचर पर ली है, ये जो रिएक्शन है वो मैंने लो टेम्परेचर पर ली है। उसी रिएक्शन, मतलब 2 मोल अमोनिया की रिएक्शन अगर मैं हाई टेम्परेचर पर करवा दूं तो प्रोडक्ट बनता है B3N3H6। क्या बनता है? B3N3H6। और इसका नाम होता है बेटा, इसका नाम होता है क्या? बोराजीन। क्या बोलते हैं इसको? बोराजीन। बोराजीन हो सकता है, बोराजोल होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। तो असल में ये रिएक्शन हुई पहले लो टेम्परेचर पे, अगर अब आगे आप टेम्परेचर हाई कर दोगे तो या तो इस रिएक्शन को 2 स्टेप में समझ लो, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स जो आपको दिख रहा है ये साइक्लाइज होना स्टार्ट करता है, और इसमें से क्या करता है? हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, और ये साइक्लाइज होकर एक इनऑर्गेनिक बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर यहां पर बना लेता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर यहां पर बना लेता है। ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, मैं बता देता हूं क्योंकि पहले नहीं बताया। BN 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 और B,
अल्टरनेट पोजीशन पर जोड़ दो इनको, ठीक है। अल्टरनेट पोजीशन पे जोड़ पे यहां पर भी H लिख दो, 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 यहां पर भी H और यहां पर भी H। B3N3H6 तो हो गया। अब बात आती है, इसके पास 3 बॉन्ड बना रहा है, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा और इसके पास लोन पेयर होगा, तो ये डोनेट करेगा। सेम इसी तरह से ये भी डोनेट करेगा, ये भी इसी तरह से डोनेट करेगा। ये कहलाता है B3N3H6। क्या कहलाता है ये? B3N3H6, बोराजोल कहते हैं इसको। चलिए आगे आ जाइए। अगर अमोनिया 2 मोल नहीं, बहुत ज्यादा ले लिया, अगर अमोनिया 2 मोल नहीं लिया और बहुत ज्यादा ले लिया, तो प्रोडक्ट बनता है BNX। क्या बनता है? BNX। इसका नाम होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जैसी स्ट्रक्चर होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, जैसा ग्रेफाइट होता है, हमने पढ़ा है। बस फर्क इतना है कि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन की रिंग थी, यहां पर बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन की रिंग होगी। बाकी लेयर्ड स्ट्रक्चर ही बनाएगा, बाकी क्या बनाएगा? लेयर्ड स्ट्रक्चर ही बनाएगा, पूरा ग्रेफाइट की तरह ही होगा। क्योंकि कार्बन नहीं है, एक्स इसलिए लिख दिया क्योंकि लगातार शीट बन जाएगी, BN की ऐसी रिंग्स बनती जाएगी। जिस तरह से कार्बन कार्बन की रिंग्स थी, कार्बन 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 कार्बन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? BN इस तरह की रिंग्स बनती जाएगी। है, सिलेबस में नहीं है इसकी स्ट्रक्चर वगैरह, तो ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। सिर्फ प्रोडक्ट ध्यान में रखना है और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट नाम ध्यान रखना है, और उसको ऐसे याद रखना है, BN का होल X, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। वो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, ठीक है भाई, क्योंकि C2H6 जैसी स्ट्रक्चर है इसकी। तो B3N3H6 इज नॉन एज बोराजीन, बोराजोल और इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, आगे आ जाइए। देखो यहां पर मैंने कहा था कि B2H6 की टर्सरी अमीन के साथ रिएक्शन देखो, टर्सरी अमीन के साथ रिएक्शन देखो B2H6 की कैसे होगी। ये आपका बोरोन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये बोरोन हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। अब इनमें कोई H बॉन्डिंग नहीं है, इनमें कोई भी, इनमें H बॉन्डिंग नहीं है, H बॉन्डिंग नहीं है, तो इनकी कोई शर्त नहीं है कि ये दोनों एक ही जगह अटैक करेंगे या दोनों सेम बोरोन पे अटैक करेंगे, इनकी कोई भी शर्त नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में सिमेट्रिकल क्लीवेज हो जाएगा, इस केस में सिमेट्रिकल क्लीवेज हो जाएगा। जब सिमेट्रिकल क्लीवेज हो जाएगा तो बताओ, एक R3N यहां पर अटैक कर देगा और एक R3N जो है वो यहां पर अटैक कर देगा। यानी कि बेसिकली ये पहले BH3 और BH3 में टूट जाएगा, और BH3 और BH3 में टूट के आप क्या लिख दोगे इसको? R3N कोऑर्डिनेट बॉन्ड BH3, इसी को लिखोगे ना, R3H कोऑर्डिनेट बॉन्ड BH3, इधर भी R3H कोऑर्डिनेट बॉन्ड BH3। ऐसी कितनी यूनिट हो जाएगी भैया? ऐसी यूनिट हो जाएगी 2। ऐसी कितनी यूनिट हो जाएगी? 2। ऐसे 2 यूनिट बन जाएंगे। क्या सेम रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी हो जाएगी? तो यहां पे आगे अभी आता हूं, पहले लिख देते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज ड्यू टू absence of H bonding in tertiary amine R3N। R3N में कोई H बॉन्डिंग नहीं है, मॉलिक्यूल जो है वो डिस्क्रीट अलग अलग आएंगे, क्लस्टर की फॉर्म में नहीं आएंगे। कोई शर्त नहीं है कि हम हाथ पकड़ के आएंगे, ये आएंगे ही अलग अलग, 2 लाओ 4 लाओ, सारे अलग अलग आएंगे। तो आपने 2 लाए, दोनों ने अलग अलग बोरोन पे अटैक कर दिया, तो इससे प्रोडक्ट हमारा अलग मिला। सिमिलर रिएक्शन विल बी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, सेम चीज है, यहां पर भी ये बोरोन, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा बोरोन, ये H H, H, ये रहा H, ये H और ये भी H। इसको भी सिमेट्रिकल क्लीवेज करवा दो, ठीक है। और यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड में डोनर होता है बेटा कार्बन, तो कार्बन से अटैक करवा लिया, और यहां पर भी एक अटैक इधर करवा लिया CO से, 2 है ना। तो अब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? OC कोऑर्डिनेट बॉन्ड BH3, और ऐसी कितनी यूनिट बन जाएगी? 2 यूनिट बन जाएगी। सेम चीज है, जैसा टर्सरी अमीन ने अटैक किया था वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड ने भी अटैक कर दिया है। ठीक है भाई, चले आगे। सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो अभी मैंने B2H6 की अमोनिया से रिलेटेड जितनी रिएक्शंस बताई है, लो टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, इनमें से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि लो टेम्परेचर होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जब अमोनिया 2 मोल नहीं एक्सेस होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना। इस तरह की रिएक्शंस बहुत पूछी जाती है। तो B2H6 की अमोनिया के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है,
इस पर ध्यान दीजिएगा। आ जाइए, फिर आता है H3BO3 की प्रिपरेशन पर। ठीक है, एक कंपाउंड था हमारे पास H3BO3 था, हमने पढ़ा था BH3 की H3। आप देखो ये क्या देगा, H प्लस देगा, और ये क्या देगा, OH माइनस। H प्लस और OH माइनस देगा वाटर, और ये क्या बन जाएगा, B प्लस 3, और क्या बन जाएगा, X माइनस बन जाएगा। बताओ इसको क्या लिख दोगे, यहाँ पे HX इधर जोड़ दोगे और ये इधर जोड़ दोगे, क्या बन जाएगा, BOH का होल थ्राइस बन जाएगा। कितने OH माइनस जाके टकराएंगे, 3 टकराएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और H3BO3 लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में कौन सी क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा, HX बन जाएगा। अब ये HX इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने X क्या लिया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप X में क्या ले सकते हो, X में लिख सकते हो FClBrI, क्या ले सकते हो, FClBrI। यहां पर इस जगह पे H क्या ले सकते हो, FClBrI ले सकते हो। ये सारा आपने हाइड्रोलिसिस देख लिया है, बेसिकली हाइड्रोलिसिस ही है ये। अभी बताया था B2H6 की H2O के साथ रिएक्शन, पीछे बताई थी ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन B2H6 की H2O के साथ रिएक्शन, B2H6 की H2O के साथ रिएक्शन। बोला था कि वो रिएक्शन आगे आएगी किसकी प्रिपरेशन में, H3BO3 की। तो अब वापस से मैकेनिज्म तो नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा क्या, H3BO3, और कौन सी गैस रिलीज कर दूंगा बेटा, H2 गैस रिलीज कर दूंगा। तो बोरिक एसिड की प्रिपरेशन इससे भी हो सकती है। बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन याद करो, बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन याद करो। एक्वस बोरेक्स क्या था बेटा, ये था NaOH प्लस क्या, 4H3BO3, ऐसा ही था भाई, 4H3BO3। अब आप बोलोगे कि सर एक्वस में तो H3BO3 पहले से था, फिर क्या प्रिपरेशन में काम में ले रहे हो। तो बेटा ये तो वाटर सॉल्युबल थे, ये दोनों क्या थे, वाटर सॉल्युबल थे, आपस में घुले हुए थे। हमको इनको अलग निकालना है, हमको H3BO3 को अलग निकालना है, तो उसको झांसा देना पड़ेगा। और उसको झांसा देते हैं कितने, HCl से। न्यूट्रलाइज करते हैं उस सॉल्यूशन को, न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और साथ में H3BO3 का प्रेसिपिटेट आ जाएगा व्हाइट PPT। कैसा आ जाएगा, व्हाइट PPT। अब हमको मिल गया क्या, H3BO3। पहले भी था एक्वस बोरेक्स में H3BO3 रहता है, लेकिन प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में चाहिए था, इसलिए हमने एक्वस बोरेक्स के सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने एसिड लिया, बिकॉज यहां पर हमारे पास बेस है, यहां पर हमारे पास क्या है, बेस है। तो हम क्या लेंगे, एसिड ले लेंगे। तो एसिड ले लिया इधर। क्लियर है भाई, चलो आगे आ जाओ और H3BO3 की रिएक्शन देख लेते हैं। यह देखिए H3BO3 की हम क्या देख लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं। H3BO3 में से जब आप गर्म करते हो तो -H2O कर दो। -H2O करोगे तो क्या बचेगा पीछे, एक तो बचेगा H, ठीक है, ये X क्या हो जाएगा आपका H, और H2O निकाल रहे हो तो क्या बन जाएगा, HBO2। इसको बोलते हैं बोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड। एक H2O डायरेक्ट इक में से निकाल देते हैं तो बनता है मेटाबोरिक एसिड। क्या बनता है ये, मेटाबोरिक एसिड। और अगर इसमें से भी लगातार हम लोग गर्म करते रहें तो आखिर में ये जाके किसमें, ऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, मतलब ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, रेड हॉट टेम्परेचर लिखा जाता है इसको। क्या लिखा जाता है, रेड हॉट टेम्परेचर। और लिखा जाता है क्या, B2O3, B2O3 बन जाएगा। अब B2O3 बन गया, इसका मतलब है ये इसको क्या बोल देंगे, बोरिक ऑक्साइड, बोरिक ऑक्साइड। ठीक है, बोरिक ऑक्साइड बोल दो, बोरिक और बोरिक एनहाइड्राइड बोल दो, बोरिक एनहाइड्राइड बोल दो। ये आपकी रिएक्शन हो गई किससे रिलेटेड, ये हो गई आपकी H3BO3 की रिएक्शंस हो गई। ठीक है भाई, चलें आगे। रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 14, रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 14 देख लेते हैं। ग्रुप 14 वाले E+O2, ग्रुप 14 वाले जो हैं वो +2 में भी बनाते हैं और +4 में भी बनाएंगे। तो यहां पर ये EO भी बनता है और EO2 भी बनता है। ऑक्साइड बनाएंगे, EO बनता है, EO2 भी बनता है। तो फॉर एग्जांपल CO बन गया, CO2 बन गया, ठीक है, SiO बन गया, SiO2 बन गया। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, GeO2 बन जाएगा। इस तरह के ऑक्साइड बन सकते हैं। SnO2 बन जाएगा, SnO बन जाएगा। ये सब
ये SnO2 जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, ये क्या होता है? एम्फोटेरिक होते हैं। ये क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। PbO, PbO2, ठीक है, ये भी क्या होता है? ये भी एम्फोटेरिक होता है। ये भी क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। ट्रिक्स में है। जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गा रहा हो, पंजाबी सॉन्ग, तो ये सब ट्रिक में है। ये क्या होंगे? एसिडिक होंगे। ये इनफैक्ट ये भी एसिडिक होगा, तो इनको एसिडिक बोलेंगे। और ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, न्यूट्रल होता है। ठीक है। ये जो है आपका बेसिक ऑक्साइड होता है। ठीक है। और ये सारे क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है भाई। चलिए, तो अब क्या करना है? हाँ, एक चीज जो मैं बताना भूल गया, वो क्या है कि SiO जो है ओनली एग्जिस्ट, ओनली, क्योंकि आपने कभी नाम नहीं सुना, ओनली एनसीईआरटी में लिखा है इन वेपर फेज। वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है सिर्फ। क्या एग्जिस्ट करता है वेपर फेज में? सिर्फ SiO। SiO आपने नहीं सुना, SiO2 तो इनफैक्ट आपने पढ़ लिया है, 3D सिलिकेट है ना, तो वो तो सिलिकेट है, आपको पता है। बाकी ये सारी चीजें आपको +2 और +4 वाले ऑक्साइड आपको समझ में आ गए। +2 और +4 वाले ऑक्साइड दोनों बन सकते हैं। ठीक है भाई, चले आगे। आ जी, रिएक्शंस विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर बड़ी इंटरेस्टिंग है। कार्बन, फिर यहाँ पर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर Sn और फिर Pb, और इनकी रिएक्शन अगर हम H2O के साथ करें, H2O नॉर्मल H2O, यहाँ पर लिक्विड लिख रहा हूं पहले से, क्योंकि स्टीम भी H2O होता है, तो स्टीम के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन सबसे आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि नो रिएक्शन होती है। डायरेक्ट ये H2O लिक्विड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता, डायरेक्ट कोई भी रिएक्शन नहीं करता। लेड जो है was expected to react but remains inert due to presence of protective oxide layer। ठीक है, बाकियों ने नहीं रिएक्शन करी, समझ में आता है, लेकिन टॉप टू बॉटम आते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, और वो तो मेटल है। लेड क्या है बेटा? मेटल है। इसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर है, और मेटल को पानी में डाल रहे हो, रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सोचना जो है मतलब अजीब था। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा यार सब रिएक्शन नहीं कर रहे, समझ आ रहा है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत है? चेक किया गया कि भाई साहब पहले से ही एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर लेके बैठे हैं। बाकियों की तो रिएक्टिविटी इतनी नहीं है, लेड की रिएक्टिविटी की वजह से रिएक्शन नहीं की इसने। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि लेड की रिएक्टिविटी कम है इसलिए H2O के साथ रिएक्शन नहीं की, गलत। लेड की रिएक्टिविटी तो ज्यादा है, लेकिन इसने पहले ही एटमॉस्फेयर में ऑक्साइड की लेयर बना ली। रिएक्टिविटी ज्यादा है ऑब्वियसली, तभी तो ऑक्साइड की लेयर बनाएगा। इसने पहले से प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बना ली, और प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बनाने के बाद अब H2O इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। तो इसकी H2O के साथ रिएक्शन नहीं करने का कारण अलग है। अल्टीमेटली हमको रिजल्ट सेम मिलता है, नो रिएक्शन, इसलिए हम लिख देते हैं कि सबके लिए सेम है। बाकी तीन का रीजन अलग है। हाँ, यहां पर Sn जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन कर सकता है, Sm जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करके SnO2 बना सकता है, स्टीम के साथ करेगा। और स्टीम का मतलब होता है बेटा H2O जो है वो गैसियस फेज में होगा, और वहां ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा ही होगा, क्योंकि अगर आप वेपर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो वो लो टेम्परेचर पर तो पॉसिबल नहीं है। लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि ये स्टीम के साथ रिएक्शन कर सकता है। चलिए आ जाइए आगे। रिएक्शन विथ हैलोजेंस। रिएक्शन विथ हैलोजन की बात करते हैं, तो कोई भी एलिमेंट उठा लो और उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे? किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो बनेगा EX2 या बनेगा EX4। इट डिपेंड्स कि आपने रिएक्शन किस हिसाब से करवाई है, बाकी और कुछ नहीं है। ये +2 वाले हैलाइड भी बनाते हैं और ये +4 वाले भी हैलाइड बनाते हैं। +2 वालों को बोला जाता है डाई हैलाइड्स, और +4 वालों को बोला जाता है टेट्रा हैलाइड्स। टेट्राहेलाइड्स जो होते हैं वो उनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि +4 है और +2 है तो फाई ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट नेचर भी ज्यादा होगा, कोवेलेंट नेचर भी ज्यादा होगा। तो EX4 जो है वो सारे ही कोवेलेंट होते हैं। EX4 सारे क्या होते हैं? टेट्राहेलाइड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट होते हैं, एक्सेप्ट PbF4 एंड
SnF4 अकॉर्डिंग टू टेट्रा हेलाइड्स ये भी होने चाहिए थे क्या, ये भी होने चाहिए था कोवेलेंट, क्या होने चाहिए थे, कोवेलेंट, लेकिन ये कोवेलेंट नहीं होते। ये कैसे होते हैं नेचर में, ये होते हैं आयोनिक। कैसे नेचर होते हैं, आयोनिक। ये सवाल नीट में पूछा जा चुका है। जहां पर रिएक्शन विथ हेलोजन दिखा हुआ है, जहां पर रिएक्शन विथ हेलोजन लिखा हुआ है ग्रुप 14 में, उस पैराग्राफ से ही 4 स्टेटमेंट बना के एक सवाल बना दिया था। और जिसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, उन्होंने PbF4 और SnF4 को कोवेलेंट बोल दिया था, जो कि गलत है। PbF4 और SnF4 क्या होंगे, आयोनिक होंगे। ठीक है, PbF4 और SnF4 क्या होंगे, आयनिक होंगे, क्योंकि यहां पर एनायन छोटा है तो पोलराइजेशन नहीं हो पाएगा। Cl होगा, Br होगा, I होगा तो पोलराइजेशन हो जाएगा और इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा कि ये सारे कोवेलेंट हो जाएंगे। तो EX4, सारे EX4 जो होते हैं, सारे EX4 जो होते हैं, लिख देता हूं यहां पे, ऑल EX4 आर कोवेलेंट इन नेचर। और फिर इस आगे सोच लेना, एक्सेप्ट PbF4 एंड SnF4 दीज आर नॉट कोवेलेंट, दीज आर आयनिक। रीजन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, है ना, जो कि पोलराइजेबल नहीं होता, उसकी लेस पोलराइजेबिलिटी के कारण ये आयंस +4 में होते हुए भी उसका डिस्टोर्टेशन नहीं कर पाते, तो इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाते। फजान रूल में सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, क्लियर है भाई। ठीक है, ये हो गई आपकी रिएक्शन हैलोजेंस के साथ। अब आता है हाइड्रोलिसिस क्या होगा, अब आता है हाइड्रोलिसिस क्या होगा। आखिरी रिएक्शन है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है A, और उससे साथ जुड़ा हुआ है कोई L, एंड L इज लिविंग ग्रुप। मतलब ये छोड़ के जाएगा और पानी से क्या आएगा, पानी से आएगा क्या, O, और ये H, और ये रहा H, ये रहा लोन पेयर, एक लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर। लिविंग ग्रुप हटेगा और OH माइनस जुड़ेगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी टूट कर रिएक्शन कर जाए। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, पानी टूट कर रिएक्शन कर जाए। तो हमारे पास एक कंडीशन है, हमारे पास कंडीशन क्या है कि सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। कंडीशन क्या कहती है हाइड्रोलिसिस की, कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस क्या कहता है, कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस ए लिखा है ना, तो यहां पे लिख दो सेंट्रल एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सेंट्रल एटम शुड हैव पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव। अगर ये कंडीशन है तो हमारा हाइड्रोलाइसिस बहुत आसानी से हो जाने वाला है। इन कंडीशन के बिना भी कुछ हाइड्रोलाइसिस ड्रास्टिक कंडीशन में हो सकता है, बट अभी मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं। फाइनली देखो, आप खुद सोचो, लिविंग ग्रुप है तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और यहां से ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ये OH माइनस इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाके लोन पेयर दे देगा। OH माइनस क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल में जाके जो है लोन पेयर दे देगा, और ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये रिएक्शन हो जाएगी A, और यहां बन जाएगा OH, AOH, और साथ में क्या बन जाएगा, ये यहां पे क्या बन जाएगा, HL। क्या बन जाएगा, HL, क्योंकि लिविंग ग्रुप जो है वो लिविंग ग्रुप जाकर किससे जुड़ने वाला है, ये लिविंग ग्रुप, ये हाइड्रोजन जो है ये किसके साथ जाके जुड़ेगा, इसके साथ जाके जुड़ेगा। लिविंग ग्रुप किसके साथ जाके चिपक जाएगा, H के साथ। इस तरह से रिएक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले उठाते हैं हम SiCl4। ठीक है, SiCl4 में हमने रिएक्शन करवा दी H2O की। बैलेंस करने मत बैठ जाना, मैं फिर कह रहा हूं। कितने क्लोरीन है, 4 हैं, मतलब कितने लिविंग ग्रुप हैं, 4 हैं। 4 क्लोरीन हटाओ, 4 OH लगाओ, ये बन गया हाइड्रोक्साइड आपका, इसका सिलिकन का हाइड्रोक्साइड बन गया। और क्योंकि आपको पता है कि 4 Cl रिलीज होंगे तो यहां पर 4 H+ हमको चाहिए, तो हम यहां पर सीधा लिख सकते हैं 4 HCl लिख सकते हैं, क्योंकि HL का मतलब यहां H और L यहां पर Cl था तो HCl लिख दिया। इस तरह से रिएक्शन हो सकती है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड। रीजन, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है,
4 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल एट कार्बन। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। कार्बन पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कार्बन सेकंड पीरियड का है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, सारे ऑर्बिटल फुलफिल है। तो OH माइनस अटैक कहां करेगा? इसलिए CCl4 जो है वो क्या नहीं करता? हाइड्रोलिसिस नहीं करता। ध्यान रखना, CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता क्योंकि यहां पर पहली कंडीशन में वो फेल हो जाता है। कह रहा है सेंट्रल एटम के पास खाली डब्बा होना चाहिए, तभी तो OH माइनस जो है वो अटैक करेगा। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, पहले इसका अटैक होता है, उसके बाद लिविंग ग्रुप छोड़ता है। सुन लेना बेटा ध्यान से, पहले इसका अटैक होता है, फिर लिविंग ग्रुप छोड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले OH माइनस जब इस पर अटैक करेगा तो एक डब्बा खाली चाहिए, उसके बाद एक Cl रवाना होगा। तो बेटा डब्बा कहां से लाएगा? क्योंकि 5 ऑर्बिटल होने चाहिए। अगर 4 बॉन्ड बना रहा है और एक्स्ट्रा अगर OH माइनस का अटैक करवाना चाहता है तो इंटरमीडिएट जो बनेगा उसमें 5 बॉन्ड बनेंगे, और 5 बॉन्ड अगर बन गए तो फिर तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि सेकंड पीरियड का वैलेंसी कोवैलेंसी वाला बात गलत हो जाएगी। मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, तो ये 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्लियर है भाई? यहां तक चीजें सारी समझ आ रही है? चलिए, अब क्या होता है कि SiF4 ले लिया मैंने, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया? SiF4 इंपॉर्टेंट है, दिया हुआ है एनसीईआरटी में बकायदा। SiF4 की रिएक्शन करवा दी H2O के साथ। SiF4 की रिएक्शन जब मैंने H2O के साथ करवाई तो प्रोडक्ट मिल गया मुझे एक बार के लिए SiOH का होल 4। ठीक है, साथ में HF भी बन गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि HF क्या होता है बेटा? HF होता है F माइनस, H प्लस और F माइनस। HF जो होता है वो H प्लस और F माइनस होता है। जब ये रिएक्शन चल रही थी तो ऐसा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मान लीजिए यहां पर 10 मोल SiF4 ले लिया आपने, 10 मोल SiF4 ले लिया, उसमें से मान लीजिए 5 मोल बन गए SiOH का होल 4, तो फिर 5 मोल HF भी बनेंगे। जो HF बन गया तो अब आपके पास आधी रिएक्शन जब हुई, एक बार के लिए दिमाग में जब आधी रिएक्शन हो गई तो सोचो अब आपके पास उस रिएक्शन में ये कंपाउंड बच रहा है, क्योंकि 10 मोल थे तो 5 ही बदले। ये कंपाउंड बन गया, रिएक्शन करने के लिए इस कंपाउंड के साथ OH माइनस मतलब H2O भी है, और रिएक्शन करने के लिए इसमें F माइनस भी है। क्या होता है कि जब बात आती है OH माइनस और F माइनस की, तो F माइनस पहले भाग जाता है। F माइनस क्या करेगा? इस पर अटैक कर देता है। जब रिएक्शन आधी हुई तो F माइनस प्रोडक्ट साइड में से वापस निकल के आया और इस पर चढ़ गया, और इस पर SiF4 पर रिएक्शन कर दी, और SiF4 पे रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? जरा सोचो कि SiF4 जो है अगर रिएक्शन कर जाएगा F माइनस के साथ तो रिएक्शन में प्रोडक्ट आता है SiF6 माइनस। क्या प्रोडक्ट आता है? SiF6 माइनस। मतलब सारा कुछ तो HF बनना चाहिए था। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किसको बोलते? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलते बेटा जब सारा SiF4 10 के 10 मोल SiF4 कन्वर्ट हो जाता SiOH का होल 4 में, तो हम बोलते कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट हमको ये मिल गया, जैसे ही ये बना तो F माइनस से अटैक करके फिर ये वाला प्रोडक्ट भी बन गया। तो जो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड जो है वो सारा OH होल 4 में कन्वर्ट नहीं होके कुछ सिलिकॉन यहां पर हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। तो जो फाइनल रिएक्शन हमारे पास लिख के आई, वो कैसे आएगी? फाइनल रिएक्शन हमारे पास आएगी जैसे SiF4 हो गया, उसके बाद हमने H2O ले लिया, और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाएंगे? हमारे पास SiOH का होल 4 जो कि कंप्लीट बनना चाहिए था, नहीं बना, SiF6 माइनस भी साथ में बन गया। इसका मतलब है इसको बोलेंगे क्या? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या होगा यहां पे? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर ये Cl माइनस भी तो भाग सकता था वहां पर, जैसे F माइनस भाग सकता है, Cl माइनस भी तो भाग सकता है। डेफिनेटली भाग सकता है, भागा भी,
और जाके Cl माइनस बोला कि तू भी मेरे साथ ऐसा कुछ कर ले जैसा SiF4 के साथ F माइनस ने किया था, तू भी कुछ ऐसा कर ले। लेकिन बात यह हुई कि इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुआ है ना, SiCl4 अंडरगोज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ड्यू टू complete hydrolysis because SiCl6 2 minus do not exist, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता। किस वजह से? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, वरना तो ये भी बन जाता। तो Cl माइनस SiCl4 के पास भी भागा होगा, Cl माइनस SiCl4 के पास भी भागा होगा, लेकिन Si ने बोला होगा कि भैया देख मैं 6 फ्लोरीन लगा सकता हूं, 6 क्लोरीन नहीं लगा सकता, तेरी साइज बड़ी है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। तो जब ये स्पीसीज बनेगी ही नहीं तो फिर उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, क्योंकि अगर ये बन जाता तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाता, यहां पर SiCl4 होता, यहां पर SiOH का होल 4 होता और साथ में SiCl6 2 माइनस भी बनता, तो उसका भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता। लेकिन उसका हुआ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि जब Cl माइनस उसके पास भागा होगा तो उसने कहा होगा भैया मैं एग्जिस्ट नहीं करवा पाऊंगा 6 क्लोरीन को, तो ऐसी स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी नहीं क्लोरीन के साथ। क्लियर है भाई? इस रिएक्शन के साथ ही हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, और चैप्टर कंप्लीट पूरा होने के साथ ही हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, 11th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरा रफ्तार के अंदर ये लास्ट लेक्चर था बेटा, इसके बाद आपकी केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट जो हैं वो चलते रहेंगे, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, आई होप आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आया होगा, है ना, और उम्मीद करता हूं आप रिवीजन करते रहेंगे, लगातार चीजों को पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस बनाते रहेंगे, और अगर आप ये सब करते रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता नीट के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।